हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। एक और मैं सर्द और रिवेंज वाला स्टोरी लेके आई हूँ, शायद से आप लोगों को ये पसंद आए। आई होप जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। एक कमरे में चारों तरफ बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। दो बॉयज आपस में इंटीमेट हो रहे थे। कमरे में पूरी तरफ ओनली फॉर फकिंग साउंड्स और मॉर्निंग साउंड्स ही गूंज रहे होते हैं। और दूसरा वाला शख्स पहले वाले शख्स से कह रहा होता है, और फास्ट प्लीज। और वो इस तरह के साउंड्स निकाल रहा होता है। पहला शख्स जो कि हमारा वांगजी था, वो अपने मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा फास्ट किए हुए था और कंटिन्यूअसली दूसरे वाले शख्स विंग को थ्रस्टिंग दिए जा रहा होता है। और वो जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग पूरे बेडशीट को ग्रैब किए हुए था और वो इस प्लेजर को, इस हॉट सेशन को वो एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद फाइनली वांगजी और विंग दोनों ऑर्गेज्म थे और विंग वांगजी के शोल्डर में अपने टीथ को गड़ाए हुए अपने आप को नॉर्मल करने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तो वांगजी सीधे विंग के ऊपर से उठ जाता है और बेड के किनारे लग के बैठ जाता है। एक सिगरेट निकालता है और उसे स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। विंग जब ये देखता है कि अचानक से वांगजी उसके ऊपर से हट गया है तो उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो उसके करीब आता है और बैक से ही उसे उसके कमर के राउंड अपने दोनों पैर को रैप करते हुए उसे बैक से हक करते हुए कहता है, लंजा लंजान लानर गागा, क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा। वांगजी एक कस लेता हुआ धुएं को बाहर निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा था। विंग अपने लिए सैटिस्फाइंग जवाब नहीं पाता है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। वो मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा था का क्या मतलब था गगा, आपको क्या ये प्लेफुल नहीं लगा तो हम एक राउंड और करें क्या। वांगजी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ के आता हूँ। वैसे भी मोटी बंद हो गई होगी तो चाहो तो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हो, कल सुबह चले जाना, मैं जा रहा हूँ काम से, ठीक है ना। विंग कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। हाँ तो वांगजी कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और इतना बोलता हुआ वांगजी उठता है और अपने कपड़े को पहनना शुरू कर देता है। विंग जो कि वांगजी के सवाल सुन करके थोड़ा सा शॉक हो गया था, वो कहता है, ये क्या बोल रहे हो लानजान, तुम कहाँ जा रहे हो। हमने अभी जस्ट एक राउंड से 6 कंप्लीट किया है एंड देन तुम मुझे इस हालत में छोड़ के जा रहे हो। तो वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता, ओ कम ऑन, अब तुम लड़कियों की तरह बिहेव मत करो और रोना मत, ठीक है ना। हमने जस्ट 6 कंप्लीट किया है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम चाहो तो आराम कर सकते हो, नहीं तो तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। तो विंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि मैं चाहूँ तो आराम कर सकता हूँ या फिर मैं जा सकता हूँ। हाँ वांगजी कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुमसे अब कोई बहस नहीं करना चाहता। विंग कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और हमें डेट करना चाहिए। हाँ तो वांगजी जो सिगरेट था उसे दोबारा से अपने मुंह में एक कस भरते हुए कहता, सीरियसली, मैंने ऐसा कब कहा था, मैंने ओनली फॉर कहा था कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, दैट्स इट। तो विंग कहता है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो। हाँ वांगजी कहता है, क्या मैंने कभी तुम्हें अपने मुंह से ये कहा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। हाँ विंग के पैरों तले से जमीन खसक गई थी और वो कहता है, ये क्या बोल रहे हो लानजान। वांगजी कहता है, मैं सही कह रहा हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए बेट लगी हुई थी, सो मैं फाइनली बेट जीत गया। और हाँ इतना बोल करके वांगजी एक फोन निकालता है और विंग और अपनी पिक्चर लेता है ऊपर से और वांगजी विंग को ऐसे ही नेकेड हालत में विंक करता हुआ वहां से चला जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा बदहवास हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी स्पेशल कंडीशन, ऊपर से ये सब, उसने क्या क्या सपने देख लिए थे वांगजी के साथ लेकर के कि वो दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और अपनी लाइफ पूरी ऐसे ही बिताएंगे।
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी विंग, जिसको अजीब सा फील होता है और वो वॉशरूम जाता है तो देखता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। वो कहता है ये ब्लड, ये क्या है? और इतना बोलते हुए वो जल्दी से अपना मुंह वगैरह साफ करता है एंड देन अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट करता है। कपड़े पहन लेता है और उसके बाद वो बाहर आता है। जैसे तैसे करके वो एक टैक्सी बुक करता है और अपनी जो इम्यूनिटी थी वहाँ पे आने के लिए, जो रहता है ना कॉलेज समय रूम दिया जाता है, तो वहाँ पे आने के लिए वो टैक्सी बुक करके आ रहा होता है। उसी टैक्सी में उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने फर्स्ट टाइम ही ये सब कुछ किया और ये क्या हो रहा है मुझे, और वो ऐसे सोचते हुए ना अपना पेट पकड़े हुए था। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता भी है कि व्हाट्स हैपेंड सर, आप ठीक है, आपको कुछ हो तो नहीं रहा? विंग उससे पहले जवाब दे पाता, वो उसी में बेहोश हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा डर गया था और बहुत अच्छा था, तो वो विंग को उठा करके हॉस्पिटल लेकर के आता है, उसे एडमिट करा देता है और डॉक्टर को बोल देता है जो कुछ भी हो। वो थोड़ा देर रुकता है और उसके बाद जब सब उसका इलाज कर लेते हैं डॉक्टर, जो कि विंग अभी भी बेहोश था, तो वो बिल पे करके वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग, उसको अब सीधे अगले दिन सुबह मॉर्निंग को होश आता है। तब एक नर्स चेक करने आती है तो वो उठ के बैठता है और कहता है मुझे क्या हुआ था? तो कहता है सर आके आपको बताएंगे, ठीक है ना? नहीं तो आप चलने के लिए ठीक है तो आप चल सकते हैं। तो विंग, जो कि हॉस्पिटल वाले ड्रेस में था, अपना कपड़ा चेंज करता है। फिर वो उस नर्स के साथ डॉक्टर के कैबिन में आता है। डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और पूछ रहा था सर मुझे क्या हुआ था और मैं क्या ठीक हूँ? तो डॉक्टर जो था वो बता देता है ऐसे कहने के लिए तो आप ठीक हो भी और नहीं भी, क्या कल रात आपने सेक्स किया था? तो विंग कहता है हाँ 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 मैंने किया था। तो डॉक्टर कहता है क्या आपको आपकी स्पेशल कंडीशन के बारे में पता नहीं है? विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो डॉक्टर कहता है इसके बावजूद भी आपने सेक्स किया था? विंग कहता है वो सब। तो डॉक्टर कहता है मैं समझ सकता हूँ, आजकल के बच्चे ओवरफ्लो में सब कुछ कर जाते हैं। वैसे आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है और आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। विंग कहता है प्रेग्नेंट? और फिर वो अपनी टमी पे हाथ लेके सहला रहा होता है। डॉक्टर कहता है अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ऊपर से लोग आपको मॉन्स्टर भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम देखा जाता है जहाँ मेल प्रेगनेंसी होती है, आपको पता है ना? विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है सर, बट मैं बेहोश क्यों हो गया था? तो कहता जैसा कि आप एक बॉयज हैं, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स और हर कुछ बॉयज वाले हैं, सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन की वजह से, जो कि आपके बॉडी के अंदर ओवरी बन चुकी है एक लड़कियों के जैसे, जिस वजह से जैसे जैसे मेंस पीरियड का टाइम आता है उस टाइम पीरियड के दौरान अब आप तो पीरियड हो नहीं सकते हैं। इसी वजह से आपको कॉलर्ट्स जो बनते हैं उस कॉलर्ट्स के वजह से पेन होता है और वही पेन आपके लिए पेनफुल होता है, और उसी पेन की वजह से आप बेहोश हुए थे। और आपको पता है जब भी ऐसा होता है तो आपको पेन किलर लेने पड़ते हैं और आपने शायद से इसे नोटिस नहीं किया है। तो विंग कहता है ओह हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ इस बात को डॉक्टर। तो कोई बात नहीं। फिर वो कुछ दवाई देता है और कहता है इससे आपके हार्मोनल चेंजेस बंद होंगे और जो कॉलर्ट्स बनते हैं और जो पेन होता है ना उससे भी रिलीफ मिलेगा आपको, इसे लेते रहिए, ठीक है ना? बट हाँ आपको दोबारा से आना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए, वो भी 2 वीक बाद, तो हम बता पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके बाद एक किट देता और कहता है इससे भी आप चेक कर सकते हो। इतना बोल करके वो सब कुछ समझा देता है विंग को। विंग वो सब कुछ ले करके हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था और कहता है क्या मुझे वापस से कॉलेज डॉर्मेट्री जाना चाहिए या फिर मैं अपने घर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? फिर वो याद करता है रात वाली बातें जहाँ पे वांग जी ने कहा था ओ सीरियसली मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और ये सोचता हुआ सड़क पे वो एक किनारे बदहवास होकर चल रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाए या कहाँ जाए। फिर भी वो चुपचाप से डॉर्मेट्री आता है, अपने रूम को ओपन करता है, अंदर चला जाता है। उसके रूम में ओनली फॉर विंग ही रहा करता था और उसके साथ यूबिन रहता था। जब विंग उसको इस हालत में देखता है तो आई मीन वेनिंग उसके पास आते हुए कहता है विंग तुम कहाँ गए थे? हाँ वेनिंग की बात सुनने के बाद विंग उसके पास आते हुए कहता है कहीं नहीं, मैं बस ठीक हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। वेनिंग कहता है कल रात को तुम वांग जी के साथ गए थे ना, क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के साथ? तुम्हें पता है? बोलो कल
पूल पार्टी में थे। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें वहाँ ढूंढा, शायद तुम वहाँ हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। तो विंग कहता है पूल पार्टी? तो कहता है हाँ, कल पूल पार्टी थी, क्या तुम्हें पता नहीं था? विंग कहता है नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था कि पूल पार्टी थी कि क्या थी। तो वेनिंग कहता है सभी को तो इनवाइट किया गया था, मुझे लगा तुम वांगजी के साथ हो तो तुम्हें भी शायद से इनवाइट किया गया होगा, लेकिन तुम वहाँ नहीं गए थे क्या? तो विंग कहता है नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था। क्या कुछ हुआ थे वहाँ पे क्या? तो कहता है, तो वेनिंग कहता है क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए या नहीं? वैसे तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसके साथ डेट नहीं करना चाहिए। तो विंग कहता है वेनिंग प्लीज मुझे बताओ, मैं वैसे भी वांगजी को डेट नहीं कर रहा हूँ, उसने सभी चीजें क्लियर कर दी है मुझे। तो वेनिंग कहता है कि क्या, पर वो सब क्या था विंग? तो कहता है वो सब कुछ भी नहीं था, मुझे बताओ क्या हुआ। तो वेनिंग कहता है वो कल रात को वांगजी वांगजी अ, वांगजी क्रिस्टियाना के साथ हैंग आउट कर रहा था। इतना बोलकर वेनिंग चुप हो जाता है। तो विंग कहता है ओह अच्छा, और क्या उन दोनों के बीच बैट लगी थी? तो वेनिंग कहता है तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता है वेनिंग मैंने पूछा क्या उन दोनों के बीच बैट लगी थी? वेनिंग कहता है हाँ 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 बैट लगी थी, और वो बैट जीतने के लिए ये सब किया हुआ था। विंग कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रेडी हो जाते हैं, हमें कॉलेज भी जाना है ना। इतना बोल करके विंग एक बेजान मूर्ति की तरह वॉशरूम चला जाता है। अंदर जा करके वो वैसे ही बेसुध होकर के रेडी होता है, शावर वावर लेता है, रेडी होता है और बाहर आता है। उसके बाद वो अपने बुक्स वगैरह को सबको पैक कर रहा था। तो विनिंग उसके पास आते हुए कहता है विंग क्या तुम ठीक हो ना? विंग कहता है विनिंग मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो मैं खुद को संभाल नहीं सकता, मुझे बताने के लिए थैंक्स मेरे दोस्त। इतना बोल करके कहता चलो हम चलते हैं। इतना बोलने के बाद दोनों कॉलेज आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है, विंग जो कि उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखता है, जैसे कि उसने देखा कि उसका पूरा गैंग मेंबर वहां पे था। उसमें वांग जी था, विन चाओ था, सोयांग था, नी सैंग था, विन जुलियो था, विन जू था और मिंग भी था। सभी लोग वहां पे थे वांग जी के साथ में। और जब विंग देखता है कि उसका पूरा गैंग मेंबर वहां पे था, इवन वहां पे उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेंड आई मीन फ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसकी फ्रेंड रोजा और मिसी भी वहीं पे थी। तो वो उन दोनों को भी वहीं देखती है, जो कि बगल में खड़ी होकर के उन लोगों से बातें कर रही होती है। वो सबको देखते हुए अपना रास्ता चेंज करता है और वेनिंग और विंग दूसरे रास्ते से होकर बिना उसे देखे कॉलेज की तरफ अंदर इन करने लगते हैं। वांगजी जब देखता है कि वो उसे देखने के बाद भी उसे नहीं देख रहा, तो उसे बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है। तभी मेंगिया उसे टीच करते हुए कहता है क्या हुआ ब्रो, तुम तो हमें दिखा रहे थे कि तुम दोनों ने लास्ट नाइट हाँ वो सब किया। और वो इशारा से बता रहा था। और अभी क्या हुआ, सुबह होते ही उसने तुम्हें डंप कर दिया। तो वांगजी कहता है शट अप, उसने मुझे डंप किया या फिर मैंने उसे डंप किया? हाँ ऐसे मेरी बेट लगी थी, तो मेरी बेट कहाँ है बताओ मुझे। तो मैं कहता है हाँ मैं मान गया ब्रो। और फिर वो एक चाबी पकड़ा देता है, और वो एक कार की चाबी थी जो कि रेस लगी हुई थी। और वांगजी उस कार की चाबी को देखते हुए कहता है हाँ थैंक गॉड मुझे मिल गए। तो मेंगिया कहता है वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ये बैट जीत जाओगे करके, वैसे मानना पड़ेगा वो तुम्हारे झांसे में आया कैसे, क्योंकि वो इतना सीधा साधा भोला भाला है और तुमने उसे पटा लिया ब्रो, सच में मानना पड़ेगा। तो मिसी कहती है इसमें मानने वाली क्या बात है, वांगजी वैसे भी स्मार्ट और हैंडसम है और उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं है कि जो वो ना कर सके। वैसे क्या, जैसा कि हमने कहा था कि उसके साथ वन नाइट स्पिन करना है, और वैसे भी वो बॉयज है तो वो प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकता है। तो सच बताओ तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था या नहीं? तो वांगजी कुछ पल याद करता है जिसमें विंग कह रहा था और फास्ट और डीपर और डीपर प्लीज गो ऑन, ऐसे कर रहा होता है। तो वांगजी वो जब करता है तो उसकी बॉडी में अजीब सा सेंसेशन हो रहा था। तो कहता है शट अप, शट अप, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैंने पिक्चर दिखाया ना और कुछ देखने हैं क्या? फिर वो थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी दिखाता है जो कि वांगजी ने उसे रिकॉर्ड किया हुआ था, अपने अपार्टमेंट में कैमरा लगाया हुआ था, जिसमें थोड़ा सा ही वो दिखाता है जिसमें विंग की मॉर्निंग साउंड सुनाई दे रही थी। तो वो सभी लोग दांत फाड़ के हंस रहे होते हैं। उसके बाद वांगजी उस फोन को अपने पॉकेट में रख लेता है। रोजी और मिसी जिसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, कहता है अरे यार हम लोगों ने ओनली फॉर कहा था, सच में ये नहीं कहा था कि तुम वीडियो बना करके हम लोगों को दिखाओ।
तभी वेंचा कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मानना पड़ेगा ब्रो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये शर्त जीत भी जाओगे करके, चलो कोई ना। इतना बोल करके वो लोग ये ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और वेनिंग क्लास आ चुके थे और अटेंड कर रहे होते हैं। वांग जी जब क्लास में आता है तो देखता है विंग और वेनिंग सबसे फ्रंट साइड में, मतलब फ्रंट के एक साइड बैठा हुआ था, तो वो उसके पास जाने ही वाला होता है। तभी पीछे से प्रोफेसर आ रहे होते हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। पूरे क्लास टाइम पीरियड के दौरान वांग जी ओनली फॉर विंग को ही घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि जब भी विंग आता था तो उसको स्माइल देता था और उसे आकर के कहता था हाय लानजान, कैसे हो तुम, और ये रहा फ्लावर मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और शायद से ये वांग जी मिस कर रहा था, बट वो क्या ही कर सकता था। वो उसको घूर के देख रहा होता है और उसका मन बिल्कुल भी क्लास में नहीं लग रहा होता है। जब 3 घंटे का लेक्चर समाप्त हो जाता है और सभी बच्चे जा रहे होते हैं तो वांग जी फटाक से उठता है, क्योंकि विंग अपना बैकपैक को पैक कर रहा होता है। और जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है वांग जी भी उसके पीछे आता है। विंग कॉरिडोर में चलता जा रहा होता है। तभी वांग जी उसके पास आते हुए कहता है हे स्टॉप। विंग अपनी जगह पर रुक जाता है और वो अभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था। वांग जी आता है और उसके हैंड को खींचते हुए सीधे दीवार पर पिन करता है, मतलब ऐसे फेंक देता है। जब विंग देखता है कि उसे ऐसे धक्का दे रहा है वांग जी, तो दूसरी तरफ से वो टर्न होकर के जाने लगता है। तो जैसे ही वो जाने वाला होता है वांग जी आगे से हाथ रखता है तो विंग फिर दूसरी साइड से वो जाने लगता है। वांग जी अपने दोनों हैंड से उसे ब्लॉक करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? हाँ। विंग उसकी आंखों में देखते हुए उसे कहता है नहीं, बस मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है और अकेले रहना है लानर गगा। और इतना बोल करके विंग नीचे ससर करके उसमें से निकल के चला जाता है। वांग जी को इसके मुंह से मतलब इतना सॉफ्ट और ट्यूनिंग सुन करके थोड़ा अजीब लगता है और कहता है इससे क्या हो गया। और वो ऐसे बोल ही रहा होता है तभी उसके सारे दोस्त वहां आगे चल कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम उसे इस तरह से ब्लॉक क्यों कर रहे थे? हाँ, क्या तुम्हारा कल रात के बाद मन नहीं भरा? हाँ बताओ मुझे। वांग जी कहता सट्टा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हाल चाल पूछ रहा था। तभी नीहू सिंह कहता वैसे आज मैं अपने घर पे पार्टी दे रहा हूँ, तो क्या तुम सब आना चाहोगे? मेरे गगा नहीं है और मेरे गगा एक वीक के लिए बाहर गए हैं, तो चाहो तो तुम लोग आ सकते हो। खाना तुम लोग खुद ही बनाना और साथ में समझ गए ना। और हाँ, मैंने कुछ इंतजाम भी किया है। और वो कुछ अल्कोहल्स वगैरह की बात कर रहा होता है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है। इतना बोलकर वो लोग चले जाते हैं। विंग और वेनिंग जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे वैनकिंग आती है। वैनकिंग जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर थी और वो 4th ईयर्स की स्टूडेंट होती है। तो वो आती है और आते ही तुम दोनों से पूछती है तुम दोनों कैसे हो और पढ़ाई कैसा चल रहा है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा सैड था, तो वेनिंग उसको देखते ही समझ गई थी वैनकिंग, तो कहती है विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बस ठीक हूँ, मैं बस ठीक होना चाहता हूँ वैनकिंग। तो वैनकिंग कहती है मैंने सुना था कि तुम और लान वांग जी डेट कर रहे हो, फिर क्या हुआ? तुम्हें पता है ना वो एक बैडास बॉय है, फिर तुमने उसे चूज क्यों किया? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता मैंने उसे चूज क्यों कर लिया, पर अब ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है वैनकिंग, मैं क्या करूँ? तो वैनकिंग कहती है कुछ मत करो, जो हो रहा है बस उसे होने दो, सब वक्त पे छोड़ दो। वक्त ऐसी इलाज है जो धीरे धीरे जख्मों को हील कर देती है विंग। और अगर तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है तो इससे दूर हो जाओ, मैं यही एडवाइस दूंगी तुम्हें। फिर वो लोग जो फूड मंगाए हुए थे वो खाने के लिए जैसे ही सब अपना अपना बांट लेते हैं, विंग को वॉमिट जैसा फील हो रहा था और वो अपना मुंह पे हाथ रखते हुए वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वो फिर वॉमिट करके वापस आता है तो बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा होता है। तो वैनकिंग उसके माथे को टच करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई कुछ हुआ है? तो विंग बहाना बनाते हुए कहता नहीं, मुझे बस स्टमक प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकती है ना वैनकिंग। तो वैनकिंग कह देती है अगर कोई और बात है विंग तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारी ये सीजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वैनकिंग को थोड़ा सा अपनापन जैसा बातें करता हुआ देख करके विंग को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है थैंक यू सीजीए, इन फ्यूचर में आपको जरूर बताऊंगा। फिर वो जैसे तैसे करके खाते हैं। अविंग का तो वॉमिट करने के बाद मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वो खाने के साथ खेल रहा होता है और अजीब तरीके से उस खाने को खा रहा होता है। विंग को इस तरह से खाते हुए देख करके
जो कि वांग जी बाहर की तरफ से बैठा हुआ था और सभी लोग बैठे हुए थे। रह रहे कि वांग जी विंग को ही देख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि विंग खाना नहीं खा रहा है और कैसे खाने के साथ वो खेल रहा होता है। तो वांग जी अपने मन में कहता है इसे क्या हुआ है और ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जिससे इसके मूड स्विंग्स हो रहे हों। और वो अपने मन में कह रहा होता है। वो सब कुछ कर चुकने के बाद वांग जी की भी पूरी गैंग खा चुकी थी और एक और लेक्चर के लिए जाना था। विंग को ना थोड़ा सा हैवीनेस जैसा फील हो रहा था। तो वेनिंग उसे देखते हुए कहता यार वेनकिंग और वेनिंग में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, विंग के साथ हमेशा वेनिंग ही रहेगा। अगर मेरे मुंह से वेनकिंग निकल जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ये तो मैं इन दोनों के नाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वेनिंग देखता है विंग को तो कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा हैवीनेस जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर घूम रहा है, मुझे थोड़ी वीकनेस भी लग रही है, क्या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। वनिंग उसे देखते हुए कहता है लगता तो नहीं है, तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। तभी विंग को ना चक्कर जैसे आ रहे थे तो वनिंग उसे बाहों में होल्ड कर लेता है। वही वांग जी जो कि उसके लिए ग्रीन जूस लेकर के आ रहा था जो विंग को पसंद था, जैसे ही देखता है कि विनिंग उसको विंग को बाहों में होल्ड किए हुए है, उसके पास आते हुए वेनिंग को अलग करता है और विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है दूर रहो इससे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह से होल्ड करने की। हाँ, वेनिंग उसके पास आता है और उसको विंग को अपनी तरफ खींचता है जो कि विंग बेहोश हो चुका था और उसको वार्न देते हुए उंगली दिखाते हुए कहता है भूलो मत कि वो मेरा फ्रेंड है, और दूसरी बात तुम दोनों एक दूसरे को तो डेट भी नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम किस हक से ये कह रहे हो। हाँ, कल रात वो बहुत ज़्यादा सैड भी था और जब सुबह घर लौटा तो वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खोया हुआ हो। क्या किया है तुमने उसके साथ। हाँ, भांग जी कंफ्यूज, पर विंग तो कल रात को ही निकल गया था ना उसके अपार्टमेंट से, फिर ये सुबह क्यों बोल रहा है। और वो कहता है विंग बेहोश हो गया, पहले उसे देखना होगा। तो वेनिंग कहता है दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर लान वांग जी, जो भी कंसर्न दिखाना उसके होश में आने के बाद दिखाना, ठीक है। और इतना बोल करके वो विंग को ले जा करके क्लास में बिठाता है, फिर उसके लिए पानी बाई करने के लिए चला जाता है। तब तक वांग जी को चैन कहाँ पड़ रहा था, वो वहाँ आता है और जो ग्रीन जूस लेके आया था वही उसके मुंह पे दे मारता है। थोड़ी देर में ही विंग होश में आ जाता है। उसके सामने वो ग्रीन जूस पटकते हुए वांग जी कहता है तुम इतने कमजोर निकलेगा मुझे पता ही नहीं था, एक बार में ही तुम्हारी ये हालत हो गई है, और अगर मैं तुम्हारे साथ उस रात 3-4 बार करता तो क्या होता तुम्हारा। हाँ, विंग को इसकी ये बात सुन करके बहुत बुरा लगता है और कहता है तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, यहाँ से निकलो क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लानर गगा। वांग जी को अजीब लगता है जब भी विंग उसे लानर गगा बोलता है। दोनों हाथ को डेस्क पे पटकते हुए कहता है मैं तुम्हारा लानर गगा नहीं हूँ। विंग कहता है सही कहा आपने, आप मेरे लानर गगा नहीं हो। इतना बोल करके विंग वहां से उठता है और बाहर जाने लगता है। वांग जी बैग से उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो, ये जूस लो और पियो और खुद को ठीक करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने तुम इस तरह से प्लीड करो और मर जाओ या फिर बेहोश हो जाओ, तुम्हें जो करना है मेरे पीछे करना। विंग उससे अपना हैंड छुड़ाते हुए जैसे ही आगे बढ़ने को होता है वो लड़खड़ाने लगता है, तो अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं इससे आपको कुछ नहीं होना चाहिए लानर गगा। इतना बोलकर वो आगे जाने वाला होता है। उसे अभी भी बेहोशी जैसा लग रहा होता है। तो जैसे ही बेहोश होने को होता है वांग जी उसे संभालता, उससे पहले ही वेनिंग वहां आ चुका था और वो विंग को होल्ड कर लेता है। उसे होल्ड करने के बाद वो कहता है तुम फिर से यहाँ आ गए, मैंने कहा नहीं था कि तुम उसे दूर रहो। हाँ, और ये बोल करके विंग जो था वो बेहोश तो हो ही चुका था। फिर से वेनिंग उसे आराम से अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से लेके वो चला जाता है। वांग जी ओनली फॉर विंग को जाते हुए देख रहा था और उसे बहुत तेज गुस्सा आया था और एक लात मारता है उसे। उसके बाद वेनिंग उसे सीधे उठा करके लाता है डिस्पेंसरी और उसको डॉक्टर को बोलता है चेक करने के लिए। डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है कि इनके बीपी स्टेबल नहीं है और इन्हें शायद से हॉस्पिटल ले जाना होगा तुम्हें, तब तक मैं इन्हें दवाई दे देता हूँ। फिर वेनी को कुछ समझ में आता है या नहीं पता नहीं, उसे कुछ क्लिक होता है तो कहता है नहीं आप कोई दवाई मत दीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल ही ले जाता हूँ। उसके बाद वो वापस से विंग जो था वो हॉस्पिटल के वैन में ही उसे डाल करके उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। वो हॉस्पिटल बोले कॉलेज के वैन में डाल करके हॉस्पिटल आने के बाद वो उसी डॉक्टर के पास आता है जिससे उसका वो चेकअप हो रहा था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में उस समय उसी डॉक्टर की ड्यूटी थी। तो विंग को देखने के साथ ही वो समझ गया था, कहता ओह
हेलो, ये पेशेंट फिर से यहाँ, और तुम? तो बोलता है वो मेरा फ्रेंड है। तो डॉक्टर कहता और इतना बोल करके वो विंग को अंदर ले जाता है, चेकअप करके उसे आज से शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड पे। उसके बाद वो डॉक्टर वेनिंग के पास आते हुए कहता है, आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, फर्स्ट टाइम था उसका, आपको पता होना चाहिए ना। और वैसे भी उसकी स्पेशल कंडीशन की वजह से आपको डर नहीं लग रहा था, आपने बिना कॉन्डम्स यूज किए उसके साथ, बिना प्रोटेक्शन यूज किए उसके साथ आप इंटीमेट कैसे हो सकते हैं? आप अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल क्यों नहीं रखते? और वो वेनिंग को विंग का बॉयफ्रेंड समझ रहा था डॉक्टर। तो वेनिंग कहता है, व्हाट द मैटर सर? तो डॉक्टर कहता है, आपको नहीं पता, आपके पेशेंट कि मेरे जो पेशेंट है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, वो उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है कि वो बेबी बॉस दे सकता है, बेबी बॉर्न कर सकता है, और आप उसके साथ इंटीमेट हो गए। चांसेस तो मुझे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, पर इसके सिम्टम्स देखिए, अब जब तक बेबी आ नहीं जाता तब तक उसके साथ यही सब होता रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा दिनों दिनों कमज़ोर होता चला जाएगा, उसके बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेंगे, वो अजीब सा भी दिखेगा। आपको पहले ये सब कंसल्ट करना चाहिए था, फिर आपको ये सब कुछ करना चाहिए था, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और डॉक्टर उसको थोड़ी सी डांट वाट लगाता है। वेनिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मतलब कि कल रात विंग वांगजी के साथ था और वो दोनों ने, लेकिन फिर जब वेनिंग को याद आता है कि वांगजी किसी लड़के के साथ भी वही सब कुछ कर रहा था, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर कहता है, इन्हें हर मंथ एक बॉटल ब्लड चढ़ानी होगी, इसके जो बॉडी है वो ऐसे काम नहीं करेंगे और ये इसी तरह से बीमार पड़ते रहेंगे, सो आपको इसका ख्याल रखना होगा, और हो सकता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट दीजिए और ना इसे अबॉर्ट करा दीजिए, समझे ना। डॉक्टर की चुपचाप बात सुन लेता है वेनिंग। उसके बाद वो बाहर आ जाता है विंग के पास, उसे देखता है और कहता है, विंग तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है ना वांगजी एक बैडास बॉय है, और क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो सब एक वेट था? तो मुझे तुम्हें बताना होगा। और इतना बोल करके वो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद विंग होश में आता है, वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, तो विंग पूछता भी है, क्या मैं बहुत देर से बेहोश हूँ? तो विंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने तो लगभग मेरी जान ही निकाल दी थी, मेरी जान, चलो अब घर चलते हैं। इतना बोल करके वो टैक्सी लेते हैं और अपने डोरमेट्री की ओर आ जाते हैं। डोरमेट्री जहाँ पे वांगजी ऑलरेडी उसके रूम के बाहर चक्कर लगा रहा होता है, वहाँ पे नीहेसैंग भी था, साथ में सुयंग और वेनचाओ भी था। वांगजी जब देखता है कि वेनिंग विंग के साथ आ रहा होता है, तो वो आते हुए वेनिंग को गले से दबोचते हुए कहता है, तुम उसे कहाँ लेके गए थे? हाँ, क्या तुम्हें उसे सीधे घर लेके नहीं आना था जब जानते हो कि वो बीमार था? तो विंग उसके और उसको दोनों को हटाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है वांगजी? वांगजी कहता है, रियली? कल रात तक तो तुम मेरी बाहों में आने के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे मेरे नीचे, और अभी तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल रहा है? तो वेनिंग कहता है, हाँ, और साथ में तुम ये क्यों नहीं बता देते हो कि ये सब जो कुछ भी तुमने किया था वो ओनली फॉर वेट के लिए किया था? हाँ, विंग कहता है, वेट के लिए किया था? क्या क्या मतलब है? मुझे लगा वो सब बस बहाना है, तुम्हें मुझे बस बचना था और मुझे अवॉइड करना था वांगजी, इसीलिए मुझे लगा शायद तुम कि उस दिन मुझे बस बोल रहे हो कि ये सब एक वेट था और कुछ भी नहीं। मुझे लगा शायद तुम वापस से पार्टी करने जाना चाहते हो, इसीलिए मुझे वहाँ पे क्या क्या सच में? और विंग ने ऐसे बोलते हुए धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। वांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, मेरी बात सुनो, ठीक है ना? विंग उसके दोनों हैंड्स को हटाते हुए कहता है, मुझे एक पल के लिए उस दिन तुम पर यकीन था वहाँ लानर गग्गा, कि तुम मुझे बस अपने आप से अभी दूर रखना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे बता रहे थे कि ये सब बस एक वेट है और कुछ भी नहीं। पर क्या सच में मेरे साथ सोने के लिए तुमने वेट लगाई थी? हाँ बताओ मुझे। इतना बोलने के साथ ही वो थोड़ा पीछे हो जाता है। वांगजी का कोई जब जवाब नहीं मिलता है तो विंग एक थप्पड़ खींच के उसे लगाता है और कहता है, आज के बाद ये अपनी शकल मुझे दिखाना मत। और इतना बोल करके वो विनिंग के हाथ पकड़ कहते, चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो रूम खोलता है और अंदर चला जाता है। वांगजी थप्पड़ खाने के बाद थोड़ा देर वहीं पे भूत बना खड़ा हुआ था। फिर वो जैसे डोर लॉक का आवाज सुनता है उस तरफ मुड़ते हुए कहता, विंग विंग मेरी बात सुनो विंग। पर तब तक विंग अंदर से डोर लॉक कर चुका था। जब वो देखता है तो नीहेसन कहता है, हे ब्रो चिल ना, अब तुमने देख लिया ना कि वो घर आ गया है। तो वांगजी कहता है, शट अप, जस्ट शट अप एंड लीव, लीव एवरीबॉडी लीव। और इतना बोलता है तो जितने भी थे सब वहाँ चले गए थे। वांगजी अभी भी उसके डोर के पास खड़ा था। कुछ देर तक सोच रहा होता है। लगभग 15 मिनट बाद वो वापस से डोर को नॉक करते हुए कहता है, विंग
ओपन द डोर, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज ओपन द डोर विंग। पर विंग डोर ओपन नहीं कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अपने कानों पर हाथ रखते हुए नीचे जमीन पे वो बैठा हुआ था, अपने पैरों को हक कर लेता है और वो रो रहा होता है। विंग कहता है क्या मैं उसे जाके बोलूं? विंग कहता है नहीं, कुछ मत करो तुम, प्लीज रहने दो उसे, बचाने दो, मुझे नहीं जाना, मुझे उसे बात नहीं करनी। वो आखिर मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है? मुझे 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 जब मैंने बताया था उसे कि मैं और इतना बोल करके वो रोने लगता है। वहीं वांग जी जो कि पागलों की तरह बाहर डोर पीट रहा होता है, लेकिन विंग डोर ओपन नहीं करता है। वो पूरा दिन वैसे ही बीत जाता है। वांग जी अभी भी डोर के बाहर खड़ा था, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। शाम के टाइम में उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक लात किक करता है डोर पर, वहां से चला जाता है सिगरेट पीते हुए। अब जो कि शाम के टाइम पे पार्टी रखी हुई थी नी हसन के हाउस पे, तो उसका मन तो नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वहां पे आ जाता है। वहां आने के बाद बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज को नी हसन ने पार्टी के लिए बुलाया हुआ था, तो नी हसन उसकी तरफ एक ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, हाँ आई थिंक तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। वो आखिरकार एक बेटी तो थी और तुमने तो कितनी बार इस तरह की बेट भी लगाई है वांग जी, तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो भी, वैसे देखो यहाँ पे कितने सारे न्यू न्यू बॉयज एंड गर्ल्स है, तो तुम चाहो तो किसी के साथ हैंग आउट कर सकते हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो ड्रिंक पी लेता है। तभी उसमें से उसे एक लड़की जो कि थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, उस पर उसकी नजर जाती है। वो उसे देख रहा था, तो नी हसन उसके पास जाते हुए कहता है, चाहो तो तुम उसे ट्राई कर सकते हो, मैं कोई बैट भी नहीं लगा रहा हूँ। तो वेंचा कहता है, हाँ लगता है तुम्हें उस बहन जी टाइप्स बॉयज के साथ हैंग आउट करने के बाद इसके अंदर इतना गट होगा कि वो उस लड़की को जाकर के किस करेगा। वांग जी चुपचाप से उसकी बात सुन रहा होता है। फिर वो अपनी जगह से उठता है और आ करके उस लड़की को सीधे अपनी तरफ टर्न करते हुए उसे किस करने के लिए जैसे ही उसकी ओर झुकता है, तभी उसके कानों में आवाज आती है, लानर गंगा प्लीज स्टॉप। इस तरह की वॉइस आता है और वो रुक जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने हाथ को मुट्ठी को बना लेता है। फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और उस लड़की के लिप्स पे वो छोटा सा पिक किस करने ही वाला होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ओ रियली, तुम क्या किस करने वाले हो लानर गग्गा? जब ये वॉइस सुनता है तो वांग जी पलट के पीछे देखता है, जहाँ पे विंग वेनी के साथ आया हुआ था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उससे जब दूध पीटना शाम को बंद हो चुका था, तो विंग एक पल के लिए सोचता है कि वो उससे बात करेगा। वांग जी के जाने के बाद जब विंग डोर ओपन करता है तो देखता है कि वांग जी वहां नहीं है। उसे और भी दुख ही हो रहा था और वो रो रहा होता है बहुत ज्यादा। तो वेनिंग उसे जैसे तैसे समझाते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसकी रियलिटी दिखाता हूँ। और इतना बोल करके, और उसे पता है तो था ही कैंपस में क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चों को पता रहता है ना, तो उसे पता था कि नी हिजंग ने पार्टी दी हुई, इसलिए सीधे से उसके घर पे ही लेके आ जाता है वो। और आने के बाद ये बैक टू द प्रेजेंट सेम मोमेंट अभी वो विंग देख रहा होता है। वांग जी जब देखता है उसे, तो विंग क्योंकि देख पा रहा था वांग जी किस तरह से उस लड़की को कमर में हाथ डाले हुए अपने हेड को झुकाए हुए उसकी तरफ किस करने के लिए लेन हो रहा था, तो जल्दी से वांग जी उस लड़की को दूर कर देता है और कहता है, विंग तुम यहाँ, तो तुम ठीक हो? और वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। विंग उसको अपने आप से दूर करते हुए एक थप्पड़ खींच के लगाता है। जो अभी तक डीजे बज रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे, वो सब रुक गया था। वांग जी का पूरा मुंह टेढ़ा हो चुका था। विंग कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना ही था तो मुझसे सीधे सीधे बोल दिए होते कि मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। वेट लगाकर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? मेरी फीलिंग के साथ में, मेरे जज्बात के साथ में खेलने की क्या जरूरत थी? मुझे इस तरह से हैरेस और मॉलेस करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ एक वेट जीतने के लिए? आज के बाद ये अपना शकल मुझे कभी मत दिखाना। इतना बोलते हुए रिंग वहां से रोते हुए चला जाता है। अब वो रोते रोते वहां से जा रहा था, तो वेनिंग भी उसके पीछे आ रहा होता है। रिंग उसे रोकते हुए कहता है, वेनिंग किसी को बताना मत कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। प्लीज वेनिंग, कुछ भी हो जाए नहीं बताओगे ना? तो वेनिंग कह देता है, ठीक है नहीं बताऊंगा। इतना बोल करके वेनिंग उसके लिए टैक्सी अरेंज करता है और विंग उसमें बैठ जाता है। वो रोते रोते, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, और वो अपने घर के लिए निकल जाता है, लोटस पियर के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब होश में आता है तो वो भागता है बाहर की तरफ, जहाँ वो चारों तरफ देखता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, विंग विंग, पर उसे विंग कहीं भी नजर नहीं आता है। और वो एक कार था, वहां पे जाकर के अपना गुस्सा निकालने के लिए उस टायर पे दो चार
घूंसे बरसा देता है। उसके बाद रनिंग, जो कि वहीं पे बगल वाले जो रोड कॉर्नर होता है ना वहाँ पे खड़ा था, वो भी टैक्सी का वेट कर रहा होता है। जब उसकी नज़र वहाँ जाती है तो भाग करके उसके पास जाते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए सीधे से उसे नीचे पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर के उसे बहुत थ्रो कर रहा था। रनिंग भी कम नहीं था, उसे भी फ्लिप ऑन करता और वांगजी को भी घूंसे पे घूंसे बरसाया जा रहा था। अभी उन दोनों के बीच में कैट फाइट हो रही थी। बाद में उसके दोस्त भी बाहर आके निकल चुके थे, तो देखते हैं कि बाहर कैट फाइट हो रही है, तो वो उन दोनों को सेपरेट करते हुए कहते हैं, हे चिल ब्रो, चिल 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 चिल, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। पर वांगजी किसी के सुनने वाला कहाँ था, इसीलिए वो चुपचाप से उसको कूटे पीटे जा रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि वांगजी उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, तो दोनों को सेपरेट करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो वांगजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ो भी। और वेनिंग अपने ब्लड को थूकते हुए कहता है, हाँ, आज के बाद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं। लान वांगजी इतना बोल करके वो उन दोस्तों को झटकारते हुए अपने आप को छुड़ाता है और वेनिंग वहां से पैदल जाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी कंफ्यूज होकर कहता है, कभी नहीं देखने का क्या मतलब है? हाँ, नीही सेंग और वेंचाओ और सभी महंगिया भी आते हुए कहता है, तो व्हाट्स द मैटर डूड, नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी वो ओनली फॉर वेट था। वांगजी सबको आंख गुड़रते हुए कहता है, अपने काम से काम रखो। तो महंगिया कहता है, ये मत कहना तुम कि तुम उसे सच में लाइक करने लगे हो। वांगजी कहता है, मैं और उसे लाइक क्यों करूँ? हाँ, तो मिंगियाओ कहता है, जिस तरह से तुम उसके पीछे पागल हो, इसे तो वही लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। वांगजी, भूलो मत, ओनली फॉर ये वेट थी और कुछ भी नहीं। क्या तुम भूल गए हो? हाँ, तो भूलो मत। और इतना बोल करके मिंगिया वांगजी के पास आकर के उसे सेड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद सभी को बोलता है, सब लोग जाओ यहाँ से। उसके बाद वांगजी और मिंगिया हुई बच गए थे। मिंगिया वांगजी को अपनी कार में डालता है और उसे लेकर के अपने अपार्टमेंट आता है। उसके बाद उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर के आकर उसे बैठाता है, फर्स्ट एड किट लेके आता है और उसकी गोद में बैठते हुए, वांगजी के गोद में बैठते हुए मिंगिया उसके सभी वुंड्स को वो क्लीन कर रहा होता है। वांगजी कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मिंगिया कहता है, ओ कम ऑन वांगजी, तुम भूल रहे हो क्या, हम फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स है और हम तो ये कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो वांगजी उसको घूर के देखता है और कहता है, आह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो शादी के बाद भी ये सब कैरी ऑन कर सकते हो और मैं भी नए पार्टनर रख सकता हूँ और तुम भी। बट तुम्हें पता है ना, हमारी शादी बिजनेस प्रपोजल के तौर पे हो रही है और अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मेरे डैड और तुम्हारे डैड के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो वांगजी ओनली फॉर मिंगिया की बातें सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं। फिर मिंगिया कहता है, वैसे मेरा आज बहुत मन कर रहा है, तो क्यों ना हम वो सभी थिंग्स करें। इतना बोल करके वो अपने कपड़ों को एक एक करके रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और वो वांगजी को सीड्यूस करना भी स्टार्ट कर चुका था। वांगजी को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था और वो ऐसे अपनी आइज को बंद कर रहा था कि ठीक है, चलो ये कर रहा है, करने देते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही वो मिंगिया को खुद से अलग करते हुए कहता है, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं करना, उठो मेरे ऊपर से। इतना बोलता है और मिंगिया को खुद से अलग करता है। मिंगिया उसकी और उसके गालों को अपनी ओर मोड़ते हुए जबरों को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम्हें वो पसंद आने लगा है वांगजी? हाँ, वो 2 टके का लड़का तुम्हें पसंद आ रहा है सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और इतना बोलते हुए वांगजी उसको बस देख रहा होता है। मेगा उसके गोद से उठ जाता और कहता है, बस बहुत हो गया, अब हमें सच में शादी कर लेनी चाहिए। और इतना बोल करके वो वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि रोते रोते बदहवास हो चुका था, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था, इसलिए वो घर चला आया था। टैक्सी उसको घर के सामने से उतार देती है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अंदर आता है जहाँ पे मैडम यू और विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ना हायर ना लोअर, ठीक ठाक था। मैडम यू अभी भी अपने हस्बैंड जियांग फिमियान के साथ में बैठ करके और चाय पी रहे होते हैं। और जहाँ पे जियांग छे, जो कि एक कंपनी में काम करता था एज ए एम्प्लॉय, और उसकी सिस्टर थी यानली, इसी वजह से वो अंदर आता है और अंदर आते हुए रोते हुए कहता है, आंट अंकल, मैं घर वापस आ गया। और इतना बोल करके वो वहां जाकर बैठ जाता है। तो आंट यू कहती है, क्या हुआ है विंग, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? हाँ, तो विंग बता देता है कि उसने गलती की है और
वो गलती से वन नाइट स्टैंड कर चुका है। आप जैसे ही आंट यू सुनती है, वो गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, विंग ये क्या किया तुमने? तुम्हें जानते हो ना तुम अपने स्पेशल कंडीशन के बारे में, उसके बावजूद भी तुमने ये किया। तो जांग फिमिया यू को समझाते हुए कहते हैं, यू प्लीज शांत हो जाओ, बच्चा डरा हुआ है ऑलरेडी, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यू थोड़ी सी परेशान हो जाती है तो वो विंग को अंदर लेकर के आती है। फिर सबसे पहले उसे गर्मा गर्म सूप देती है और पीते हुए कहती है, तुम्हें पता था ना, फिर भी तुमने ये किया। और तुम जानते हो तुम्हारी ग्रैनी को जब ये पता चलेगा कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो क्या होगा। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारा उस घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हारी ग्रैनी ने हमें सौंप दिया ताकि हम तुम्हारा अच्छे से परवरिश कर सके। पर जब उन्हें पता चलेगा कि हम सब अपनी परवरिश में फेल हो गए हैं तब क्या होगा विंग? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या होगा हमारा, बताओ। तो विंग कहता है, आंट प्लीज ग्रैनी को मत बताइएगा। और मैं और वो अपने पेट पे हाथ लेके इसे सहला रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी जियांग चेंग जो कि अपने कमरे में काम कर रहा होता है, तो रोने की वॉइस सुन करके बाहर आते हुए कहता है, क्या हो रहा है। फिर जियांग चेंग को भी बता दिया जाता है। जियांग चेंग विंग को पहले तो एक थप्पड़ लगाता है और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है, स्टूपिड लड़के, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ऐसा वैसा कुछ मत करना। फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ, कैसे कर लिया तुमने, बताओ मुझे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। विंग कह देता है, मुझे माफ कर दो गगा, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। उसके बाद सभी लोग विंग को सांत्वना देते हैं, उसे संभालते हैं और उसके बाद विंग को कमरे में ले जाकर के सुला दिया जाता है। सभी लोग परेशान हो चुके थे। जियांग फिमिया, मैडम यू और आचिंग बाहर आते हुए कहता है, डैड क्या हमें इसकी ग्रैनी को बताना चाहिए कि ये प्रेग्नेंट हो चुका है, और वो सब भी एक गलती की वजह से, एक डेट की वजह से। तो ये कहता है, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक हम छुपा सकते हैं हम छुपाएंगे, वरना उस बच्चे के साथ पता नहीं क्या ही करेंगे उसकी ग्रैनी। और इतना बोल करके और वो लोग बस चुपचाप से उसके कमरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाता है और विंग लगभग 1 मंथ बीत गया था। उसकी टमी अब सोर हो रही थी और उसे अजीब सा भी होता था। इस 1 महीने के दौरान कितनी बार वो वोमिट कर चुका था। और जियांग फिमिया, कभी आचिंग तो कभी आंटी यू उसे हॉस्पिटल ले जाती थी उसका चेकअप कराने के लिए। और वो अब कॉलेज जाना भी बंद कर चुका था। कभी कभी वेनिंग से वो बात कर लिया करता था और वेनिंग को बताता था कि वो ठीक है करके उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। अब विंग जो कि लोटस पियर से था, इसीलिए किसी को वहाँ पता नहीं था कि विंग कहाँ से आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, इन 1 महीनों के दौरान जब वो देखता है कि विंग कहीं भी नहीं है तो उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और उस रात के बाद वो मिंगिया से भी दूरी बना के रखा हुआ था। मिंगिया ने अपने डैड को बोल दिया हुआ था कि उसे इससे शादी करनी है और जितना जल्दी हो सके उनकी शादी करा दो। वांग जी घर में आके कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन उसके अंकल एक थप्पड़ लगाते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये बिजनेस प्रपोजल है और तुम्हें उससे हर हालत में शादी करनी होगी, तुम चाहे मानो या फिर ना मानो। इतना कहते हुए वो ऊपर चले जाते हैं। अब वांग जी को लिटरली अपने गवा की बहुत याद आ रही थी। उसकी गगा जो कि अब्रॉड शिफ्ट हो चुके थे और वहां से बिजनेस देख रहे होते हैं। वो चाहते थे कि उसकी गगा यहाँ हो और ये सभी चीजों को वो रोक दे। वो ये सब नहीं करना चाहता था और वो कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा तुमसे, मैं गया। और इतना बोल करके और वो भी अपनी लाइफ को इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में गुजार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब विंग की थोड़ी थोड़ी वैली भी शो होने लगी थी और वो अब तो कॉलेज बिल्कुल ही बंद कर चुका था। आज चौथा मंथ चल रहा होता है और वो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए आया हुआ था। वो जब चेकअप करा करके लौट रहा होता है तो वांग जी, जो कि वो वैसे ही कैंपेनिंग से लौट रहा होता है और उसके मन नहीं लग रहा था, तो वो बस पेट्रोल पंप पे होता है ना, कार में पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो देखता है कि विंग जो कि सामने वाले हॉस्पिटल से निकल रहा है और वो कार में बैठने जा रहा होता है। जैसे ही वांग जी देखता है, रोड क्रॉस करते हुए उसके पास भाग के जाता है तो देखता है कि वेनी उससे मिलने के लिए आया हुआ है और उसको गले लगा रहा होता है। वो जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वेनी को अलग करता है विंग से। तब विंग जो देखता है, वांगजी जो देखता है विंग की हालत देखने के बाद वो दंग, और वो पीछे 2 कदम होते हुए कहता है, विंग ये क्या है? हाँ, विंग कहता है, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस लानवांग जी। उसके मुंह से पहली बार लानवांग जी सुनकर वांग जी को गुस्सा आता है, कहता है विंग, और इतना बोलने के साथ ही उसके गले को वो दबोचते हुए गाड़ी पर इसको लीन कर देता है। विंग अपनी कमर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, तुम्हें किसने हक दिया है ये सब कुछ करने का? हाँ,
वांग जी कहता है, हो मतलब मैं कुछ दिन तुम्हारे पास नहीं था तो तुम ये सब करने लगे हो, हाँ? उसके बाद वेनिंग उसे अलग करते हुए कहता है, वांग जी छोड़ो उसे। वांग जी बहुत बुरी तरीके से विंग को टॉर्चर कर रहा था, उसके गले को दबा रहा होता है। जैसे तैसे करके वेनिंग वांग जी को दूर करते हुए कहता है, उससे दूर रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो प्रेग्नेंट है? हाँ। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। हाँ, बॉयज प्रेग्नेंट नहीं होते हैं ना? तो उसकी बात सुनकर वेनिंग हंसते हुए कहता, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे से तो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, इसलिए उससे दूर रहो। और इतना बोल करके उसे एक पंच लगाता है और विंग को जल्दी से कार में बिठाता है। वांग जी पंच खाने का उसके पास आने वाला होता है, उससे पहले ही वेटिंग उस कार में बैठ चुका था और कार चला देता है। वांग जी उसके पीछे भागता, क्योंकि वो दूसरी साइड था, उसका कार पेट्रोल पंप के पास था। वो वापस अपनी कार में आता है और एक लात मारता है उसका, कहता है विंग, और इतना बोलने के साथ ही वो ऐसे गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो फोन निकालता है और किसी को फोन करके कहता है, और वो उसके गगा थे, गगा प्लीज जल्दी से यहाँ आइए, मुझे बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, बोल करके वो भी वहां से चला जाता है। अब विंग जो कि घर आता है, उसके गले पे निशान पड़ा हुआ था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। मैंने उसे घर ड्रॉप करते हुए उसके अंकल और आंटी को बोल देता है कि प्लीज आप इसका ध्यान रखिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोल करके और वो थोड़ी देर वहीं पे रहता है, उसे कंसोल करता है। वनिंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो आंटियों को बता देता है और इसके बाद वनिंग विंग को ले जाकर के उसके कमरे में सुला देता है। अब उसकी आंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे ना मैडम को बताना ही होगा कि विंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है, भले इसके परिणाम जो कुछ भी हो, मुझे उसका कोई ये रिग्रेट नहीं होने वाला है। इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो अपने कमरे में आ जाता है और अपने बेली को पकड़े हुए था और अपने बेबी के ऐसे सहलाते हुए कहता है, बेबी बाबा, आज मैं वापस से तुम्हारे बाबा से मिला, पर वो अभी भी वैसा ही है, वो नहीं बदला है जैसे वो फर्स्ट डे था। मुझे उनसे नफरत भी नहीं हो पा रही है, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज बेबी तुम सेफ रहना प्लीज। और इतना बोल करके वो रोने लगता है। वही दूसरी तरफ जो मैडम यू थी वो उसके नैनी ग्रैनी को फोन करके बता देता है कि ऐसे ऐसे बात हुई है इसके साथ और वो प्रेग्नेंट है करके। सो वहीं दूसरी तरफ निंगिया को जब पता चलता है कि वांग जी विंग से मिलने के लिए गया था तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, विंग ओनली फॉर, मैंने उसे तुम्हारे पास कुछ देर के लिए क्या छोड़ दिया, तुम तो उसके दिलो दिमाग में ही बस गए हो, वो मेरा है और वो ये कैसे भूल सकता है भला। ये बोलते हुए वो कुछ गुंडों को कॉल लगाता है और कहता है कि जाओ और उसको मार डालो। इतना बोलते हुए वो फोन रख देता है। उसके चेहरे पे एक डेबिल स्माइल थी। फिर वो नीचे आते हुए डैड से कहता है, डैड मुझे जल्द से जल्द वांगजी से शादी करनी है, अब प्लीज प्रिपरेशन शुरू कीजिए, वो भी 2 दिन बाद का, प्लीज डैड। उसके डैड कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोल करके जिन गांगसान लैन किरण को कॉल लगा देता है और कहता है, क्या तुम्हें अपने नेफ्यू की शादी नहीं करनी? तो लैन किरण बोलता है कि मेरे भाई और मेरा बड़ा नेफ्यू यहाँ नहीं है, वो आते हैं तब मैं बात करूंगा। तो जिन गांगसान कहता है, प्लीज आप जल्दी कीजिए, 2 दिन में हमें शादी करनी है। तो लैन किरण सोच में पड़ जाता है, कहता ठीक है मैं अपने भाई से बात करता हूँ। इतना सोच करके वो अपने भाई को कॉल लगा देता है। अब जो कि वांगजी ने सीचन को भी कॉल लगाया हुआ था तो ऑफिस में रिंग जाती है, जो कि अब्रॉड में वो लोग ऐसे उसकी कंपनी चल रही थी और चाइना में भी था जिसके अंकल उसको चला रहे होते हैं। चिंगो कॉल पिक करते हुए कहते हैं, क्या बात है किरण, तुम मुझे इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो? तो किरण बता देता है कि बिजनेस डील की वजह से हमें जो डील मिलना था तो उसके बदले में जिन वांगसांग ने शर्त रखी थी कि उसे अपने बेटे की शादी वांगजी के साथ करानी है, तो मैंने हाँ कर दिया था। चिंगोजिन कहते हैं, मैं वापस चाइना आ रहा हूँ, तब तक हाँ या ना कुछ मत कहना, ठीक है ना तुम? इतना बोल करके सीचन के पास वो आते हैं और सीचन कहते हैं, डैड आप यहाँ? तो कहते हैं हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो सीचन कहते हैं कि आपको पता चल गया डैड? तो सीचन की बात सुनी गया तो उसके डैड कहते, ओ तो तुम्हें पता था? तो कहता, यस डैड मुझे पता था। कहते ठीक है चलो घर चलते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को निपटारा जो करना है। इतना बोल करके और वो बाप बेटे वापस चाइना के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जो कि यहाँ पे वांगजी की मॉम नहीं है, उसके साथ ही उसकी जो स्टेप मॉम थी, आई मीन की वांगजी की मॉम नहीं थी यहाँ पे, वो सीचन की मॉम थी और वो दोनों वापस से चाइना के लिए आते हैं। और सीचन यहाँ पे उसका बड़ा भाई था और वांगजी उसका
छोटा भाई था और वो दोनों एक साथ ही थे। अब जैसे कि होते हैं ना, पेरेंट्स ने उसकी शादी, वांगजी की मॉम की शादी उसके डैड के साथ फिक्स कर दी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। और जो कि वांगजी की मॉम ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी वांगजी को लेकर के, और वांगजी किसी और का चाइल्ड था। इसी वजह से जब सीजन की मॉम भी जो थी, जिसे हमारे वांगजी के डैड प्यार करते थे, तो वो जब देखे कि उसकी बीबी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो वह वापस से अपने सब मतलब से जिससे वो शादी करना चाहता था उसे शादी कर लेता है। और वांगजी और सीचन दोनों की एज सेम ही है, पर वांगजी सीचन से पहले आया था, कुछ दिन का अंतर है, तो इसलिए वो उसे गगा बुलाता है। तो मैंने इसे यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो वांगजी की स्टेप मॉम, सी चैन और उसके डैड तीनों यहाँ पे चाइना लौट के आते हैं। घर लौट के आने के बाद सबसे पहले तो चिंगोजू ने अपने भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बहुत खड़ी खोटी सुनाता है कि मेरे बैग पीछे तुम ये सब कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे बेटे का सौदा कैसे कर सकते हो। हाँ, तो किरण थोड़ा गुस्सा और नाराज होते हुए कहते हैं, गगा क्या वो मेरा बेटा नहीं है? मैंने तो बस उसके भले के लिए ही किया है, और आप सब जानते हैं कि हमारे वांगजी को लड़का पसंद है ना कि लड़की, इसलिए मैंने सोचा कि शायद से ये अच्छा रहेगा उसके लिए। और उसने भी हाँ ना कुछ नहीं कहा था, वो भी मान गया था, इसलिए मैंने हाँ कहा था। और अभी देखिए वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। कहता ठीक है हम देख लेंगे। उसके बाद कहता है वांगजी कहाँ है? तो किरण बोलता है वो अभी तक नहीं आया है। वही तो फिर बाहर कार की हॉर्न सुनाई देती है, तो सब लोग बाहर की तरफ देखते हैं। वांगजी जो कि तमतमाता हुआ घर आ रहा होता है, जब वो देखता है कि उसके घर में उसकी स्टेप मॉम, उसका भाई, उसके डैड थे, तो सबसे पहले आते हुए वो सीचन के गले लगते हुए कहता है, गगा प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी है, इन सभी को रोकिए वरना क्या होगा मेरा। उसके बाद वांगजी सब कुछ करके एक एक करके अपने डैड को और अंकल को सबको बता देता है। उसके अंकल इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि वो बस फफ कर रहे थे। उसके डैड आते ही वांगजी को 2-4 थप्पड़ खींच के लगाते और कहते हैं, तुम्हारी बेट लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और अब तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम खुद भुगतो इसे, और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे सामने से दफा हो जाओ। वांगजी जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, वो गुस्से में बोलते हुए कहता, हाँ तो आपको कब से मेरी परवाह होने लगी? हाँ, जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तब से तो आप अपनी फियांसे के साथ तो ही रह रहे हैं ना। आपने उसे मेरे स्टेप मॉम बना दिया और आप चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पे चलूं? क्यों चलूं? आपको कभी मेरी परवाह थी? आप कभी यहाँ थे? आपने तो हमेशा गगो को सपोर्ट किया है और उन्हीं के साथ आपने सब कुछ किया है। आप तो मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं है कि मैं आपका बेटा भी हूँ या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं लगता। अब सब चीज में वांगजी उसका बेटा नहीं था, इसलिए उसके डैड को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है, वांगजी अपनी आवाज नीचे रखो। वांगजी कहता है, मुझे तो कभी कभी सच में लगता है डैड कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वांगजी को पता नहीं था ना कि ये इसके फादर नहीं है, वो उसकी मॉम किसी और से प्रेग्नेंट थी एंड देन उसकी मॉम ने ये शादी किया था। उसके बाद सुनने के बाद सीचन कहते, डैड मैं उसे देखता हूँ, प्लीज आप लोग काम डाउन हो जाइए। उसके बाद सीचन वांगजी के कमरे में आते हैं, उसके डोर पे नॉक करते हैं। वांगजी डोर ओपन कर देता है और अंदर चला जाता है। सीचन उसके पास जाके बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ है मेरे भाई, मुझे सब कुछ सच सच बताओगे? फिर वांगजी एक एक करके सारी बात बता देता है। सीचन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो वो चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी ये क्या किया तुमने? एक मासूम को एक बेट के लिए तुमने बेच दिया, और वो भी उसकी बात पे। तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है? वांगजी कहता है, मुझे रियलाइज है गगा, मैंने क्या किया है, मुझे बहुत पछतावा है। क्या करूं मैं ऐसा कि वो मान जाए, प्लीज मुझे बताइए। तो उसके गगा कहते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं डैड से बात करके देखता हूँ। इतना बोल करके वो उसे आश्वासन दे करके वहां से निकल जाता है। वांगजी जो कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो कहता है, नहीं मुझे उससे मिलने जाना है, क्यों मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है। और वो चुपचाप से अपने कपड़े पहनता है और खिड़की से कूद करके बाहर भाग जाता है विंग से मिलने के लिए, जो कि उसे पता चल गया था कि विंग लोटस पियर में रहता है, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ जो मिंगिया ने गुंडे भेजे हुए थे उसके घर पे, वो आता है। विंग के घर के सारे सामानों को वो तहस नहस कर देता है, सभी चीजों को वो तोड़ फोड़ मचा देता है। मैडम यू को भी बहुत मार लगी हुई थी, जंग फिमिया को भी उसने बहुत मारा था। उस समय जियांगजिंग उस समय हाउस में नहीं था, इसी वजह से। उसके बाद जो गुंडे थे वो विंग को घसीटते हुए लाते हैं और जैसे ही उसको मारने वाले होते हैं तैसे ही पीछे से आवाज आती है, ठहरो। उसकी इतनी हैवी वॉइस सुन करके सारे गुंडे वहीं थम गए थे और जब पीछे पलट के देखते हैं, जहाँ पे एक 50-60 साल की एक लेडीज थी जिसका ऑरा बहुत ही डेंजरस था, जिसके हाथ में एक स्टिक्स थी, और वो अंदर आते हुए कहती है, किसकी हिम्मत हुई कि मेरे नवासे को हाथ लगाए।
इतना बोलते हुए अंदर आती है और बैठ जाती है। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, वो सारे बॉडीगार्ड उस मुंडे को निपटारा करने के लिए बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद कुछ बॉडीगार्ड विंग को देखते हैं। उसकी ग्रैनी उसके पास जाती है, उठकर कहती है मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा, और इतना बोल करके कहती कम वक्त हो, इस सभी को हॉस्पिटल शिफ्ट करो। उसके बाद सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी ग्रैनी भी आती है। उसके बाद उसका चेकअप होता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, सब कुछ करने के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में, वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। विंग जो कि अभी भी सपना देख रहा होता है, बड़बड़ाते हुए कह रहा होता है रानर गगा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों क्यों किया मेरे साथ, मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। और इतना बोल करके और वो वहां से फ्लैशबैक में चला जाता है। कॉलेज का पहला दिन, आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सुबह सुबह उसने मैडम से बोला था कि मुझे जल्दी से सैंडविच बना के दे दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की हुई है और मुझे कॉलेज जाना है। आज से मेरी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। जियांग चंगमी ने भी उसे पॉकेट मनी दिया था और कहा था अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अच्छे से जीना, क्योंकि ये 4 साल हमें वापस नहीं मिलते हैं। विंग हाँ में सर हिलाते हुए सैंडविच हाथ में लेकर के सबको बाय बाय टाटा करते हुए वहां से चला जाता है। कॉलेज आने के बाद वो जब अपना काम खत्म करके क्लास के लिए जा रहा होता है, तभी उसी की मुलाकात रनिंग से होती है। रनिंग उसे अपना इंट्रो देते हुए कहता है हाय, मैं भी आर्ट का स्टूडेंट हूँ, क्या तुम भी हो? तो विंग भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों क्लास अटेंड करने लगते हैं। ऐसे करते हुए विंग और रनिंग दोनों की क्लास कुछ अच्छी चल रही होती कुछ दिनों के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि एक बैडास बॉय था, वो हमेशा ही कॉलेज आता, दर्शन देता और एक ग्रुप था जहाँ पे वो सभी बैठे रहते थे और हाँ ही करा करते थे। इसी तरह से उस कॉलेज में जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो फ्रेशर्स पार्टी होती है ना, तो उस फ्रेशर पार्टी में विंग और रनिंग काम कर रहे होते हैं, टेंट बना रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को जैसे होता है ना सजाना, क्राफ्टिंग वगैरह करना, वो लोग कर रहे थे क्योंकि वो लोग आर्ट क्षेत्र से बिलोंगिंग थे। तो जब वांग जी पहली बार उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। ये नजर मिंग्याओ जब देखता है कि वांग जी किस तरह से विंग को घूर कर देख रहा है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मिंग्याओ वांग जी को लाइक करता था, तो इसलिए वो कहता है कि क्या तुम्हें वो पसंद आ गया? वांग जी कहता है नहीं, उसे पसंद आने लायक कैसा है, देखो तो उसके शर्ट्स किस तरह से बाहर खुले हुए हैं, उसके बाल कैसे मेसी है, और वो देखने में कितना सिंपल सा लग रहा है, वो मेरे टाइप का नहीं है। इतना बोल करके वांग जी उसे अवॉइड करता हुआ वहां से चला जाता है। अब वांग जी जो कि विंग को ढूंढता रहता था, उसकी नजरें और कहीं ना कहीं वांग जी और विंग में आपस में टक्कर हो जाती थी और अभी तक वांग जी और विंग एक दूसरे को जानते नहीं थे। उसी तरह से एक दिन विंग और रनिंग दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो रनिंग एक जूस लेके आया हुआ था, तो वो एक अपने लिए भी लाया हुआ था और वो विंग के लिए लाया हुआ था, तो उसको तरफ बढ़ाते हुए कहता ये तुम्हारे लिए है। तो विंग उसे पीता है, तो वेनिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता बट मैंने तो पी लिया था, मतलब तुम मेरे जूठा पी रहे हो। तो वेनिंग कहता क्या कहा तुमने, तुमने मुझे अपना जूठा दिया, और ये बोलकर वो वेनिंग को मारने के लिए दौड़ता है। और इस चक्कर में दोनों इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कैट की तरह दौड़ लगा रहे होते, तभी वो जूस लेकर के सीधे वांग जी के लेकर के गिर जाता है। वांग जी फर्स्ट टाइम विंग को इस तरह से देखता है और उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो उसे घूर कर देख रहा होता है, तभी मेंग्या आता है और विंग और वांग जी को दोनों को सेपरेट करते हुए खड़ा कर देता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। विंग कहता है आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। उसके बाद फ्रेशर्स पार्टी वाले दिन, जो कि बहुत सारा लोग ड्रंकन हालत में रहते हैं और सब कुछ रहता है, वहाँ पे विंग जो कि गाना गाया हुआ था, जिस वजह से सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। इवन वांग जी को भी बहुत अच्छा लगा था उसका गाना गाना, उसका चीयरफुल वॉइस और जिस तरह से वो हंस के बातें कर रहा था सबसे, ये सभी चीजें ना वांग जी नोटिस कर रहा था, और साथ में मेंग्याओ भी। इसीलिए मेंग्याओ के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और वो एक लड़की को हायर कर देता है, और हायर करने के साथ ही वो कह देता है कि इसके साथ तुम वन नाइट स्पेंड कर सकती हो, चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा पैसा देके कंपोसिएट कर दूंगा। वो लड़की मान जाती है और वो वांगजी को लेकर के कॉलेज के ही एक क्लासरूम में चली जाती है, जहाँ पे वो उसके शर्ट्स को उतार करके उसके साथ उसे सेड्यूस करने का ट्राई कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि वॉशरूम का रास्ता ढूंढते ढूंढते उस तरफ आ गया था, क्योंकि वो भी टल्ली हो चुका था पीने के बाद। तो वो जब ये साउंड सुनता है ना, जहाँ पे वो वांगजी उस लड़की को हटा रहा होता है, तो विंग देखता है उसे, तो आते कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, तुम दोनों हाँ हाँ हैंग आउट कर रहे हो, हाँ आई एम सॉरी, रियली सॉरी सॉरी, इतना बोल करके वो वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो वांग जी है, तो कहता ओ तुम स्मार्ट बंदा, हाँ, वही हो ना,
जिसको मैंने देखा था, हाँ जिसके ऊपर मैं गिर गया था, तो इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, हाँ। और इतना बोल करके उसे दूर करते हुए कहता, तो यू बिच, जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। और इतना बोल करके, अब उसे खुद नहीं पता है वो क्या कर रहा था, वांग जी भी तल्ली था, वो लड़की को वहां से भगा देता है। और विंग और वांग जी वहां दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी कहता है, लान जान, मुझे लान जान बुलाओ। तो वांग जी की बात सुनेगा विंग कहता है, लानर गगा कैसा है। लानर गगा, लानर गगा, लानर गगा। तो वांग जी उसकी दोनों चिक्स को पकड़ते हुए गुलू मुलू करते हुए कहता है, नाइस नेम ना, अच्छा लगा तुम्हें। विंग कहता है, बहुत अच्छा लगा मुझे, लानर गगा। और इतना करते हुए ना वो दोनों क्लोज आ गए हुए थे, दोनों की मुंडी आपस में सटी हुई थी। और वांग जी विंग को देख रहा होता है। वांग जी अचानक से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे कुछ सेकंड के लिए ही उसके लिप्स को सक कर लेता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और विंग जो कि अभी भी सेंस में नहीं था, वो कहता है, लानर गगा ये आपने क्या किया। तो विंग कहता, वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगा। और इतना बोल करके वो वांग जी विंग की तरफ लीन होने लगता है। विंग कहता है, लान और गगा ये आप क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वांग जी कुछ बोलता या फिर विंग कुछ बोलता, वांग जी विंग को लेकर के सीधे टेबल बेंच जो था उसी पे निढाल विंग के ऊपर गिर जाता है। और वो अब पीने की वजह से बेहोश, मतलब सो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और विंग भी सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिसको हायर किया हुआ था पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो अब उसे तो उसका काम करना था, तो उसे क्या पता कि लड़की हो या लड़का। तो वो लोग ऐसे वाले क्लिक कर लेते हैं जिसमें वांग जी का शर्ट अभी भी निकला ही हुआ था, क्योंकि वो लड़की ने खोल दिया हुआ था, जो कि शोल्डर से नीचे जा रहा था। और इस पोजीशन में वो क्लिक कर लेता है। अब उस पिक्चर में ओनली फॉर दिख रहा है कि वांग जी किसी के साथ ऐसे लेटा हुआ है, और वो दिख नहीं रहा था कि वो विंग है करके। सो वो पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो मिंगिया को दे देता है। अब अगले दिन सुबह मिंगिया, जो कि बहुत ज्यादा तेज गुस्से में था, इसलिए वो पिक्चर लेकर के आते हुए वांग जी को दिखाते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने, हाँ बताओ मुझे। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा। अब मुझे पता है कि तुम हैंग आउट करते हो किसी के साथ भी, बट सोचो ना अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, हाँ। बताओ मुझे। वैसे पता है ये पिक्चर मैंने तुम्हारे अंकल को भी दिखा दिया है, अब सोचो तुम्हारा क्या होगा अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वांग जी गुस्साते हुए कहता, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो मिंगिया कहता है, एग्जैक्टली मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें पता है वांग जी, मैं तुम्हें हाई स्कूल से एडमायर करता आ रहा हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, बताओ मुझे, हाँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या वो पिद्दी सा लड़का पसंद आ गया है। वो भूलो मत वो जूनियर है, और तुम कुछ भी कर लो वो हमारे स्टेटस को बिलोंग नहीं करता है। तुम जानते हो मैं उसे चुटकी में गायब करवा सकता हूँ। वांग जी कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ। तो मिंगिया कहता है, वही जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वो वांग जी को सेड्यूस करता है, उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है। वांग जी उसे हटाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। तो मिंगिया कहता, ओह रियली, क्या तुम सच में सबके साथ ऐसा ही करते हो, तुम तो सभी के साथ हैंग आउट करने के लिए मरते रहते हो ना, फिर आज ये क्यों। वांग जी कहता है, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो मिंगिया चिल्लाते हुए कहता है, ये पिक्चर मैं तुम्हारे डैड को ईमेल कर दूंगा, मेरे लिए शादी के लिए हाँ करो वरना। और फिर वो अपने हाथ में चाकू ले लेता है और कट मार देता है हाथ पे। उसके हाथ से खून भरा था। तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, मिंगिया ये क्या कर रहे हो तुम, हम फ्रेंड है ना। तो मिंगिया कहता है, नहीं ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, प्लीज ना। और इतना बोलते हुए वांग जी के बाहों में वो बेहोश हो जाता है। तभी उसी समय उसके डैड आते हैं और जब देखते हैं कि मेंगिया की ऐसी हालत हो रखी है, तो वांग जी को एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, बदमाश लड़के, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तुम आखिर उसे उसकी हालत पे छोड़ क्यों नहीं देते, या फिर वो जो चाहता है उसे क्यों नहीं दे देते। हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूलो मत, मैं तुम्हारी कंपनी को साथ तुम्हारे घर वालों के साथ और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या ही करूंगा। अब वांग जी को थोड़ा डर लग गया था, इसलिए कहता है, अंकल प्लीज अब ऐसा मत करिए। और ये बोलकर वो हॉस्पिटल आता है। मेंगिया को इलाज होता है और उसके पास ही बैठा हुआ था। अब मेंगिया थोड़ी नौटंकी करते हुए कहता है, प्लीज वांग जी मान जाओ ना मुझसे शादी करने के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। वांग जी अनमने मन से हाँ कर देता है। उसके बाद उसके डैड उसके अंकल से बात करते हैं और साथ में बिजनेस का और पैसे का लालच भी देते हैं। उसके अंकल जो किसके गगा यहाँ नहीं थे, तो चाइना की कंपनी को भी तो ग्रो कराना था ना, इसीलिए उसके अंकल बिजनेस प्रपोजल को देख करके मान गए थे और हाँ कर दिया हुआ था। एक तरह से मिंगिया और वांग जी की शादी एक समझौता था और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ
मिंगिया को अब विंग के रास्ते से हटाना था, इसलिए वो इमोशनल ब्लैकमेल वाला कार्ड गेम खेलता है और कहता है विंग चाओ को कि तुम उसके साथ झगड़े करो और उसे उकसाओ ताकि वो कुछ ऐसा करे और वो उसे उसके रास्ते से हटा सके। और ये सारा प्लान वो लोग बनाते हैं। फिर सू से, जो कि वेन चाओ का बॉयफ्रेंड था, वो दोनों आपस में ऐसे बहसबाजी कर रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी उसके बीच में आके पूछता है उसे कि क्या चल रहा है। तो वो लोग कहता है कि हम लोग लड़ रहे हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन उसके साथ सोएगा। तो वांग जी को अभी तक समझ नहीं आया था, इसलिए कहता किसकी बात कर रहे हो तुम। उसे बता देता है हम विंग की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट वो मेरे साथ था और आज वो वेंचाओ अपने साथ ले जाना चाहता है, पर वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे लेकर के जाऊँ। अब जो कि वो लोग झूठ झूठ बोल रहे थे, विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था उसकी बात सुनकर और कहता क्या बकवास कर रहे हो, हाँ वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है और तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो। तो वो लोग एक वीडियो दिखाते जो कि एडिटिंग किया हुआ था, दिखा देते और जिसमें विंग जैसा ही लड़का दिख रहा था उन लोगों को, कहता देखा 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 अपनी आंखों से देखा। तभी मेंगे आते हुए टुस्काते हुए कहता ओ क्या तुम्हें भी उसके साथ हैंग आउट करना है। दिस इज नॉट फेयर, भूलो मत कि हम दोनों की बहुत जल्द शादी हो जाएगी और तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ मैं एक चांस दे सकता हूँ, चाहो तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, पर बदले में मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि मैं भी किसी और के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ और तुम अपने घर वालों को नहीं बताओगे और मेरे डैड को नहीं बताओगे, क्या तुम्हें मंजूर है। अब वांग जी कहता है मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, इतना बोल करके वो वहां से चला जाता है। जब विंचाओ देखता है कि वांगजी जा रहा है तो वो उसको टीज करने के लिए कहता है तुम्हें पता है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे सूसे ने बताया उसकी बॉडी इतनी ज्यादा शानदार और खूबसूरत है कि बस मन करता है कि उसको बस मेस्ड अप करते रहो। वांग जी क्या तुम नहीं करना चाहता, क्या तुम हार गए हो। हाँ मुझे लगा नहीं था, तुम एक नंबर के डरपोक हो डरपोक। और इतना बोल करके उसको उकसा जा रहा था। वांग जी कहता है सटाप जस्ट सटाप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी था बोलकर वो वापस जा रहा था। तो विंग कहता है सूसे सूसे कहता है वांगजी से तुम्हें पता है वो जब नीचे रहता है ना तो कितना ज्यादा लाउड मॉर्निंग निकालता है, लाइक आह आह इस तरह से वो कर रहा होता है। और मेरा तो दिमाग गोन क्रेजी हो रहा था और वो वांगजी को पूरा भड़काया जा रहा था। मेंगिया आते हुए कहता है सोच लो तुम्हारे पास एक ही टर्म है और तुम्हें वो रेड रेड लंबोर्गिनी भी तो चाहिए थी ना, अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है, ओनली फॉर उसे ए वन नाइट के लिए फंसाना है, स्पिन करना है एंड देन छोड़ देना है, बस दैट्स इट। और तुम्हें लंबरगिनी भी मिल जाएगी, साथ में तुम्हें हैंग आउट करने के लिए एक नया पर्सन भी मिल जाएगा और साथ में तुम्हें वो टेस्ट करने को भी मिल जाएगा जिसे सूसे ने टेस्ट किया है। वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और जाते हुए जब देखता है कि विंग वनिंग किस तरह से दोनों आपस में हंस हंस के बातें कर रहे हैं और विनिंग ने विंग के ऊपर कंधे पे ऐसे शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है, उसे न जाने क्यों देखकर बहुत ज्यादा जालसी हो रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसके पास वो बात करने के लिए आता है, जहाँ पे विंग को तो कुछ भी याद नहीं था रात वाला, वांगजी को थोड़ा बहुत याद था, इसलिए कहता है है यू तो तुम यहाँ आओ। तो विंग उठ जाता है और कहता है जी सर कहिए क्या कोई काम है। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हें कुछ याद है। तो विंग कह देता है क्या याद करना था मुझे, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वांगजी कहता है कल रात को तुम कहाँ थे। हाँ तो वांगजी ये बात सुन करके विंग कहता कल रात को मैं अपने दोस्तों के साथ था और वो विनिंग की बात कर रहा था और वांगजी को लगता है कि वो सूसे के साथ था, इसलिए कहता ओह अच्छा, और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए कहता है वो क्या तुम्हारा दोस्त ये है। तो विनिंग कहता है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, दूर रहो इससे। और इतना बोल करके वो विंग को वहां से लेकर चला जाता है। वांगजी को गुस्सा आ रहा था, एक पंच मारता है वो दीवार पर, कहता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। फिर वो याद करता है कि किस तरह से उसने विंग को किस किया था कुछ सेकंड के लिए ही उस नशे के हालत में, और विंग को कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए वो वापस आता है और कहता है मुझे शर्त मंजूर है लेकिन इसका परिणाम मैं तय करूंगा तुम नहीं। तो जो हमारा मेंगिया था कहता ठीक है चलो कोई नहीं, अगर तुम्हारा मन भर जाए तो मैं भी उसे टेस्ट कर सकता हूँ। और वो टीच करता हुआ वहां से चला जाता है। उसके बाद वांगजी विंग को नोटिस करता है कुछ दिनों के लिए कि वो क्या करता है, क्या पसंद है क्या नहीं, वो सभी चीजों को नोटिस करने के बाद वो उसके लिए एक रेड रेस बुके लेकर के आता है। और जब विंग आ रहा होता है तो उसके सामने लेकर आ जाता है, कहता है ये तुम्हारे लिए है, और उसे देकर वो चला जाता है।
कुछ भी नहीं बोलता है। विंग को पहले समझ नहीं आता, फिर वो कहता है क्या इसे मैं डस्टबिन में फेंक दूं, फिर वो उसे अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए ना वांग जी ना विंग को रोज ऐसे ही कभी बुके, कभी फ्लावर, कभी चॉकलेट, कभी कुछ दे करके वहां से चला जाता था। 8-10 दिन से वो ऐसा ही कर रहा था। विंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो कहता है आज वो उससे बात करेगा, इसीलिए आज भी वांग जी उसके लिए चॉकलेट लेके आया हुआ था, जो कि विंग को बहुत ज्यादा पसंद था। तो जैसे ही वो उसे चॉकलेट देता है, विंग वांग जी के हैंड को पकड़ते हुए उसे खींच कर ले जाता है और कहता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो, हाँ मुझे बताओ। और वो एक कोर्टयार्ड था, तो वहां लाकर उसे पूछता है, तो वांग जी उसके, और वो गलियारा टाइप का था, वहां कोई आता जाता भी नहीं था, तो वांग जी उसे अपने एक हैंड से उसे ऐसे ब्लॉक करते हुए कहता है क्यों। और वो चॉकलेट उसके फेस पे फिरा रहा था, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ, या फिर तुम्हारे लिए इसके साथ मुझे कुछ और ऐड करके लाना चाहिए था। और वो सिडक्टिव होकर के बोल रहा होता है, इनके था तो तुम ये क्या बातें कर रहे हो, हाँ मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी एक चॉकलेट के पनी को ऐसे अपने दांत लेके फाड़ देता है और उसमें से वो चॉकलेट को ऐसे स्लाइड करता हुआ ऊपर करता है और फिर वो अपने चॉकलेट को मुंह में लेता है और कहता है क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे। और इतना बोल करके वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो जो चॉकलेट था कभी इधर से उधर उसके मुंह में पूरा घूम रहा था और वो चॉकलेट उसके मुंह में मेल्ट होता जा रहा था। वांग जी विंग को पैशनेटली किस करता है तब तक जब तक कि वो चॉकलेट का आधा बाइट जो उसने कट किया हुआ था वो मेल्ट ना हो जाए दोनों के मुंह में। दोनों के लिप्स पे सलाइवा की जगह पे चॉकलेट लगा हुआ था पूरा का पूरा। वांग जी उस चॉकलेट को लिक कर जाता है और कहता है ये टेस्ट कैसा लगा तुम्हें, हाँ। और इतना बोल करके उसे विंग कटा वहां से चला जाता है। विंग पूरा सन्न, ये क्या था भाई, ये क्यों हो गया। और ऐसे करते हुए वो उसको जाते हुए देख रहा था। वांग जी अपने लिप्स को कोसते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था, मेरे टेस्ट बड से भी कहीं ज्यादा। विंग, और इतना बोल करके वो वापस से उसे देखता और चला जाता है। अब वांग जी ऐसे करके ना विंग को टीज करने लगा था। कभी उसे बैक से हक कर लेता था वॉशरूम में, कभी उसे अचानक से खींच के ले जाता और उसे किस करना स्टार्ट कर देता, कभी उसके कपड़ों को ऊपर कर देता और उसके पूरे बॉडी को स्क्यूज करता। और अभी तक वो फिजिकल नहीं हुए थे और उसे अपने करीब करता, उसे हैरेस करता और उसके कान को बाइट करता। ये सभी थिंग्स वो कर रहा होता है। विंग आखिरकार उससे एक दिन झलाते हुए पूछ लेता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हाँ। तो वांग जी कह देता है पसंद क्या होता है, मैं तो तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पास रहना चाहोगे। तो वांग जी की बात सुनने के बाद विंग को लग रहा था कि शायद वो कह रहा हो कि वो उसे प्यार करता है, या फिर क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वांग जी ने क्लियर नहीं की थी और विंग ने इसे कुछ और ही वे में ले लिया था। उसकी बात सुनने के बाद विंग जो कि था साई फील हो रहा था। वांग जी उसके बट के पीछे बैक पे की तरफ हाथ करके उसके बट को स्क्यूज करना स्टार्ट कर देता है, उसे ऐसे ना अराउज करना शुरू कर चुका होता है और उसके पूरे नेक पे एडम एप्पल पे सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है। उसके बाद वो जो दोनों जो कि बहुत ज्यादा हॉर्नी हो चुके थे, इसलिए वांग जी उसे अपने अपार्टमेंट लेके आ जाता है और उसके कपड़े को रिमूव करता है, जो कि पूरे कपड़े उसके कमरे में फैले हुए थे। और फिर उसके साथ वो उसे फक करना, उसे इंटिमेट करना स्टार्ट कर देता है, उसके कपड़ों को खोल कर हटाते हुए उसके पूरे बॉडी को स्क्यूज कर रहा होता है। सच में वांग जी के सामने विंग की पूरी बॉडी जो कि सैलेंडर थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत था, टैम्पटिंग लग रहा था, उसे बहुत ज्यादा हॉट और ऑर्गाज़म फील करवा रहा होता है। वांग जी उसके ऊपर आके बैठ जाता है, उसके दोनों चेस्ट को ग्रैब करता है, उसे पिंच करता है, उसके साथ कुछ देर खेलता है, उसे लिक करता है, उसके एडम एप्पल को सक करता है, उसके एयर लॉब से बाइट करते हुए उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है तुम सच में वाकई में बहुत ज्यादा लाजवाब हो, लजीज हो विंग। और इतना बोल करके उसे वहां बाइट कर लेता है, उसके शोल्डर पे बाइट करता है, उसके एडम एप्पल पे बाइट करता है, उसके बाली एरिया पे बाइट करता है एंड देन उसके कपड़ों को रिमूव करता है नीचे पैंट से। फिर उसको हार्डी को अपने मुंह में लेकर स्टॉक करता है थोड़ा सा। जब वो पूरा हार्ड ऑन हो चुका था, फिर वो धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को रिमूव करता है, उसके बट होल के इनसाइड अपने हार्डी को इन करता है एंड देन उसे थर्स्टिंग करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद विंग ओनली पर यही कह रहा था और डीपर अब फास्टर, क्योंकि वो 22 साल का था तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत तो उसे नॉलेज थी, इसीलिए वो वांग जी को सपोर्ट कर रहा था और वांग जी से वो बैक कर रहा था और डीपर और फास्टर देन more than faster and then वो fucking sounds and वो morning sounds और वो पूरे कमरे में फुल फील हो रही थी। फाइनली जब वो दोनों ऑर्गेज्म तक थे और जो इस तरह से वांग जी अचानक से इसके ऊपर उठ के कपड़ा पहनकर सिगरेट पीना शुरू कर चुका था और वो जो सब कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को वांग जी जिस तरह से उसे छोड़कर वहां से चला गया था, वो सभी चीजों को विंग रोते रोते सोच रहा था और बैक टू द प्रेजेंट अपने गले पे हाथ फिराते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि वो सब एक धोखा है, लव फॉर सेक्स धोखा और कुछ भी नहीं। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे डैड से इतना प्यार नहीं करता। बाबा मुझे माफ कर दो, प्लीज बाबा मुझे माफ कर दो।
प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना बोलते हुए वो ऐसे बड़बड़ाया जा रहा था। उसको बुखार भी बहुत तेज हो चुका था, इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। उसे 3 दिन बाद होश आता है, जहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ मिंगिया, जो कि उसने कहा हुआ था कि डैड मुझे 2 दिन बाद शादी करनी है, लेकिन जब उसके पूरे फैमिली वाले आ गए थे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्हें उनसे शादी नहीं करनी है। आप चाहे तो उसके बदले में कंपोस्टिएट कर सकते हैं और उसके उनके जितने भी प्रोजेक्ट है वो सभी उन्हें लौटा दिए जाएंगे। इसीलिए वांगजी और मिंगिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो विंग की जो नानी थी बाउसेसरेन, वो लैंड मेंशन आती है और अभी उसके पूरे होल फैमिली के सामने बैठी हुई थी और अपनी छड़ी को वो पटकते हुए कहती है, आज तीसरा दिन है, मेरा बच्चा होश में नहीं आया है। क्या चाहते हो तुम, कि वो मर जाए? हाँ, अपने बेटे को बोलो कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उसे सुधारे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वहां पे उसके जो बॉडीगार्ड थे वो वांगजी को पकड़ के लाते हैं, घुटनों पे बिठाते हैं और उसे 2-4 पंच खूब मारते हैं। बेचारा का नाक मुंह भसकाने के बाद उसको वहां पे बैठा के रखे हुए थे। उसके बाद वो चिंगुन से कहते हैं, अपने बेटों को तुम तमीज सिखाना भूल गए या फिर ये बताना भूल गए कि वो तुम्हारा खून नहीं है। वांगजी शौक। चिंगुजिन कहते हैं, मैम मैम आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, ये आप मत कीजिए, प्लीज मत बताइए। तो चिंगुजिन की बात सुनकर मैं बाउसेसरेन कहती है, उसे बताना चाहिए कि उसकी मॉम का अफेयर तुम्हारे भाई के साथ चल रहा था। क्या तुमने उसे बताया नहीं? हाँ। ये सुनकर वांगजी शौक। क्या किरण उसके डैड हैं? और ये सुनने के साथ ही किरण खड़ा हो जाता कहता है, मैम। तो बाउसेसरेन कहती है, क्यों, झटका लगा? हाँ, तुम भूल गए हो कि मेरी बेटी और मेरे दामाद और इसकी मॉम तीनों फ्रेंड थे और तुम भी। किरण इतना बोल करके वो एक डबल लुक देती हैं। किरण जो कि शॉकिंग स्टेज में चला गया हुआ था। जब किरण को पता चला कि वांगजी की मॉम क्रिस्टल की शादी उसके डैड के साथ फिक्स हो गई है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो वांगजी की तरह ही बैडएस बॉय था। वो गुस्से के नशे के हालात में आकर के उसकी मॉम के साथ जबरदस्ती किस करने लगा और उसके साथ वो इंटीमेट हो चुका था। उसके बाद उसने वार्निंग दी थी कि तुम मेरे घर में आ रही हो, मतलब कि वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अगर तुमने इसे गिराया कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब वो शादी करके आई थी तो उसकी मॉम को कैंसर हो गया था और इस वजह से उसकी मॉम वांगजी को जन्म देने के 3 साल बाद ही डेथ हो चुकी थी। जब उसकी डेथ हो चुकी थी तब तक तो इधर चेंगोजुन वांग सीचन के मॉम को प्यार करते थे और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके थे। अब जो कि चेंगोजुन के डैड ने जबरदस्ती से चेंगोजुन की शादी फिक्स कर दी हुई थी क्रिस्टल के साथ में, तो वो उस समय तो उसे वो ब्रेकअप कर चुका था और वो वहीं पे रहती थी और चाइना तो कभी आई नहीं थी और वो वहाँ पे उसे रखे हुए थे किसी को बिना बताए कि उसकी फर्स्ट वाइफ है ऑलरेडी। और यहाँ आकर के उन्होंने वांगजी की मॉम से शादी कर ली हुई थी। जब उसकी वांगजी की मॉम की डेथ हो गई तो सामने उसने पूरी दुनिया के सामने में सीचन की मॉम को रिवील कर दिया था और किरण को भी लग रहा था कि हो सकता है कि वो डेथ कर गई है, इस वजह से ऐसा हुआ था। और शादी होने के बावजूद भी क्रिस्टल चाइना रह गई थी और चिंगोजिन वापस से अब्रॉड चले गए हुए थे। इसीलिए वांगजी जब पैदा हुआ था, जो सब कुछ भी किया गया था तो किरण ने ही किया हुआ था। मतलब जब से वो इस घर में आई थी, रह रही थी, सब कुछ किरण ही कर रहे थे। कहने के लिए तो देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन ऑल टू जेड सब कुछ किरण ही करते थे और ये बात उसके भाई अमित चोंगोजुन को ये पता थी। इसीलिए उन्होंने भी कोई माइंड नहीं किया और घर की बात घर में ही रहे, ऐसा सोच करके उन्होंने उन दोनों को कंपनी को छोड़कर वो अब्रॉड चले गए थे। लेकिन जो कि वांगजी के मॉम को कैंसर हुआ था तो 3 साल बाद ही इसकी मॉम डेथ कर चुकी थी। ये सारी बातें जब बाउसेसरेन बताती है तो वांगजी तो ऑलरेडी शॉकिंग स्टेज में जा चुका था, किरण भी शॉक हो चुका था। उसके बाद कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे बेटे से शादी करे और हाँ, पूरी लाइफ टाइम के लिए वो उसका गुलाम बन के रहे ताकि उसे रिग्रेट हो कि उसने क्या किया है। वांगजी जो कि अभी बुद्ध बना हुआ था कि क्या सच में ये उसके फादर है, आज तक उन्हें अंकल क्यों बुलाता आ रहा था, क्या ये सब क्या हो रहा है और वो अपने डैड के नक्शे कदम पर कैसे चल सकता है, क्योंकि क्या जेनेटिक जो होती है वो क्या सच में आगे के जनरेशन को फॉरवर्ड होती है। बहुत सारी बातें वांगजी सोच रहा होता है और वो अभी कुछ भी हाँ ना कहने के हालत में नहीं था। वहीं अब 2 दिन बाद जो कि विंग को होश आ चुका था और उसे घर लाया जा चुका था, वो भी बाउसेसरेन के पैलेस जो कि बहुत बड़ा ह्यूज था। वहां पे लाने के बाद जब देखता है विंग की पूरे घर को डेकोर किया गया है तो वो पहले तो बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है?
तो बॉस एथरन बता देती है यहाँ पे वेडिंग की तैयारी हो रही है और विंग को ना चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ब्लड लॉस होने की वजह से, तो उसे व्हील चेयर पे बैठा दिया गया था। उसके बाद वो लोग विंग को अंदर ले जाते, उसे रेडी कर देते। विंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो रेडी होकर जैसे ही नीचे आता है तो देखता है कि स्टेज पर वांग जी है। वो कहता है ये क्या कर रही हैं आप नैनी ग्रैनी, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो सब बस एक बेट के कारण हुआ था, मुझे माफ कर दीजिए ग्रैनी। विंग रोने लगता है। वांग जी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। अब थे तो दोनों स्टूडेंट ही, इसलिए वांग जी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपनी कान को पकड़ते हुए कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं करना चाहता था, पर उस समय हालात कुछ ऐसे बन गए थे और मैं बहकावे में आ गया था, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसे बहुत जल्दी कंपोसिएट कर दूँ, बट हाँ मैं अब तुम्हारा पूरी लाइफ टाइम ख्याल रखना चाहता हूँ विंग। मैं ऑलरेडी बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ उस रात के बाद जब तुम मुझे नहीं मिले थे। मैं मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वहाँ से निकल आया था मैं। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं हैंग आउट करने के लिए आया था, पर मैं नहीं कर सका विंग, मैं नहीं कर सका। जब भी मैं उसे किस करने की कोशिश करता या कुछ भी, मुझे वो सीन याद आ जाता जब फर्स्ट टाइम तुमने ड्रंकन हालत में मुझे किस किया था विंग। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, चाहो तो मुझे मारो। और इतना बोल करके विंग के हाथ को उठाता है और अपने गालों पे 2-3 थप्पड़ खुद ही लगाने लगता है। विंग अपने हैंड को हटाते हुए कहता है ये पक्का तुम्हारा कोई नाटक होगा वांग जी। वांग जी कहता है ये नाटक है, कह सकते हो कि नाटक है, पर दिल से है विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और बेबी दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मुझे पता होता कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो तो मैं वो वो और इतना बोलकर वो रुक जाता। विंग कहता है उसके बाद भी तुम करते वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी। वांग जी कहता है प्लीज विंग प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा विंग, प्लीज पूरी लाइफ ख्याल रखूंगा, अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। विंग कहता है ठीक है फिर अपनी नाक रगड़ो मेरे सामने, इतना बोल देता है और वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है ठीक है बस यही करना है ना, इतना बोलकर जैसे ही वो अपना सर नीचे करने वाला होता है तभी वहां से पीछे से आवाज आती है वांग जी। और वो देखकर वांग जी सामने की तरफ देखता है जहाँ पे मेंगा आया हुआ था और वो अपनी कनपट्टी पे गन रखते हुए कहता है अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब इसकी बात सुन करके वांग जी कहता है मेंगा ये क्या कर रहे हो तुम, हम दोनों फ्रेंड हैं। तो मेंगा कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, और अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं इसे मार डालूंगा। जैसे ही वो बोलने का होता है तो जियांग चेंग उसके हाथ पे मारता है और वो उसके हाथ से गन ले लेता है और उसकी तरफ तानते हुए कहता है पूरे फसाद की जड़ तुम ही हो, तुम्हारे वजह से मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हुआ और हमारे मॉम डैड के घर पे तुमने ही गुंडे भिजवाए थे ना। इतना बोल करके उसे आकर 3-4 पंच लगा देता है और कहता है मैं नहीं था, इसका फायदा तुमने उठाया। हाँ मैं इसे देखता हूँ वांग जी, तुम कैरी ऑन करो। इतना बोल करके उसको पकड़े हुए था। वांग जी अपनी नाक रगड़ता है विंग के सामने में। उसके बाद वो घुटने पे बैठ जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो अब प्लीज। विंग अभी भी रेडी नहीं हो रहा था तो उसकी नैनी कहती है विंग उसे माफ कर दो और उससे शादी कर लो बेटा, और उस बच्ची के बारे में सोचो जिसे पिता का नाम देना होगा। तो विंग रोते हुए कहता है हमेशा मैं ही सेक्रीफाइस क्यों करूं नैनी। हाँ जब मॉम नहीं थी तब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, फिर मुझे यहाँ से दूर आंट के पास भेज दिया। जब मैं बड़ा हुआ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था तो ये मेरे लाइफ में आ गया, और अब आप कह रही है वापस से कि मैं इसे माफ करके शादी कर दूं सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चे को पिता का नाम मिल सके, सिर्फ इसलिए ग्रानी। तो विंग की बात सुनने के बाद उसकी ग्रानी कहती है मुझे भी माफ कर दो मेरे बच्चे, तुम्हारी मॉम डैड के जाने के बाद मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था लेकिन मैं नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना बोल करके वो अभी घुटने पे बैठने वाली होती है तो विंग कहता है ग्रानी ये आप क्या कर रही हैं। हाँ तो कहते जब तक तुम इसे माफ नहीं कर देते मैं भी ऐसे ही बैठूंगी। तो विंग कहता हाँ मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों जैसा नहीं है। और वो रो रहा होता है। विंग रो रहा होता है तो वांग जी उसके आंसू को वाइप करते हुए कहता है आई प्रॉमिस यू विंग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, पर ट्रस्ट मी मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही करने की ट्राई किया है। मैंने पहले जो कुछ भी किया हो उसका मुझे रिग्रेट है विंग, बहुत
बड़ा रिग्रेट है, क्या तुम मुझे दिल से माफ करोगे ना प्लीज। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, वांग जी ओनली फॉर मैं अपनी नैनी के कहने पे ये शादी कर रहा हूँ, ना कि किसी और के कहने पे, इसीलिए तुम ज्यादा सोचो मत। इतना बोल करके उन दोनों की शादी हो जाती है। वांग जी को पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके साथ वो कुछ भी नहीं करता है। अब 4 मंथ तक वांग जी विंग की पूरी टेक केयर करता है, उसकी हर छोटी से बड़ी चीजों का ख्याल रखता है। इवन जब डिलीवर होने का टाइम था तो ओटी में भी वांग जी उसके साथ था, उसके हैंड को पकड़े हुए था और विंग उसके हाथों पे दांत कराते हुए कहता, यू बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कितना पेन हो रहा है। और वो उसको बहुत बोल रहा था, उसके बालों को नोच रहा होता, उसके शर्ट को नोच रहा होता, उसके हाथों पे दांत करा रहा होता। और वांग जी बेचारा हमारा सब कुछ झेल रहा होता चुपचाप और कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, काम डाउन काम डाउन। इतना बोलते हुए विंग एक बेबी बॉय को जन्म देता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और उसे देखने के बाद विंग को अच्छा भी लग रहा था और देखने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर था। वांग जी फर्स्ट टाइम अपने बेटे को गोद में लेता है और उसकी आंखों में आंसू था। उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हारी मम्मा मुझे माफ नहीं करेंगे बाबा। और इतना बोल करके वो विंग को देख रहा होता। फिर विंग और वांग जी दोनों को सॉरी विंग और बेबी दोनों को क्लीन करके और वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद सभी फैमिली मेंबर उसे एक एक करके देखने के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। और वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था, बेबी की टेक केयर कर रहा था और विंग की भी टेक केयर कर रहा था। जब 12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें घर लाया जाता है और घर लाने के साथ ही उस दिन पार्टी भी रखी हुई थी जिस दिन नामकरण करना था। बेबी को पालने में रखा जाता है रेडी करके और विंग को भी रेडी करने के लिए वांग जी लेके जाता है। वांग जी तो पहले अपने आप को रेडी करता है, फिर वो विंग को रेडी कर रहा होता है जो कि उसके बैक में पेन हो रहा था, ऑपरेशन करके बचा हुआ था, इसी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। विंग वांग जी को एक लात मारते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वांग जी कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मेरी वजह से हुआ है। फिर जैसे तैसे करके अपनी इस मूड स्विंग वाली बीबी को वो तैयार करता है और उसे नीचे लेकर के आता है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पेस्ट आते हैं और उस बेबी का नामकरण होना था। सभी लोग तरह तरह के नाम बताते हैं लेकिन लास्ट में वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहता है, युवान, युवान नाम रखेंगे हम इनका। और इतना बोल करके बेबी का नाम युवान पड़ जाता है। सभी लोग उस बेबी के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं और विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम्हारे एक बेट से देखो हमें बेटा मिल गया और अब क्या करने वाले हो तुम। हो तो वांग जी कहता है, वही जो मैं कब से वेट कर रहा था। वैसे मैं बस आने पर वेट कर रहा था, बेट नहीं लगा रहा था किसी से, क्या तुम रेडी हो इसके लिए। तो विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है तुम्हारे साथ, चलो छोड़ो भी। और इतना बोल करके वो वहां से जाने लगता है। तो वांग जी कहता है, अभी वैसे भी यहाँ पे सब लोग हैं सब कुछ हैंडल करने के लिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस नाते मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ तो कर ही सकता हूँ। विंग कहता है, मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है। तो वांग जी कहता है, पूरी लाइफ है माफी मांगने के लिए वाइफी, पहले ये तो करने दो। इतना बोल करके वांग जी विंग को तानता हुआ दूसरे रूम जो कि गेस्ट रूम मतलब स्टोर रूम बोल सकते हैं वहां लेके आता है, क्योंकि बेडरूम में जाता है तो सब उसे ढूंढ लेते हैं ना। अब ग्रैनी ने देख लिया था इन दोनों बच्चों को जाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, आई होप कि तुम दोनों की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये हर्टफुल सिचुएशन से तुम बाहर निकल जाओ। और स्टोर रूम में लाने के बाद वांग जी उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर चुका था। उसके कपड़े के अंदर अपने हाथ डालकर उसके बॉडी को भी स्क्यूज करना स्टार्ट कर चुका था और विंग ओनली फॉर ऐसे के साउंड से निकाल रहा होता है। उसके बाद वो ये सब जब कर रहा होता है तो वांग जी उसे किस ब्रेक करते हुए कहता है, तो तुम मुझे माफ नहीं करने वाले हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और वो अपनी 3 उंगली ऊपर करते हुए कहता है कि मैं आज के बाद किसी और को देखूंगा भी नहीं। विंग कहता है, याद रखना इस बात को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बोलकर वो दोनों किस करना स्टार्ट करते हैं और एवरीडे मींस एवरीडे करना भी स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फैन फिक्शन, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।